हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 821। अगले दिन साहिल ने हाथ मुंह धोते समय आईने में खुद को देखा और कुछ बदलाव महसूस किए। अब मैं ज्यादा हैंडसम और आकर्षक लग रहा हूँ। उसकी उभरी हुई मांसपेशियां नहीं थीं, लेकिन उसके दुबले शरीर में अपार शक्ति इतनी मजबूत थी कि वह पूरी दुनिया को तबाह कर सके। अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए साहिल ने इसे आंशिक सुपर गॉड लेवल कहने का फैसला किया, क्योंकि उसने पहले ही गॉड रैंक को पार कर लिया था, जबकि अगला क्षेत्र सुपर गॉड होगा। हालांकि क्योंकि साहिल ने अभी तक सुपर गॉड लेवल हासिल नहीं किया था, उसे केवल आंशिक सुपर गॉड रैंक माना जा सकता था। यदि वह इस क्षेत्र को तोड़ना चाहता था और सच्चा सुपर गॉड रैंक हासिल करना चाहता था, तो उसे पहले की तरह कम से कम 1 लाख लेविश पॉइंट्स जमा करने होंगे, जो लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर में परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं था कि साहिल को चिंता थी, क्योंकि वह पहले से ही पूरी दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत था और कोई भी उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं करेगा कि उसका पैसा कहाँ से आया, और न ही उसे परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा। वैसे भी किसी में उसे घसीट ले जाने की न तो हिम्मत होगी और न ही क्षमता। साहिल के विश्लेषण के अनुसार भले ही क्रिस परिवार के ग्रैंड मास्टर जाग जाएं, वह आदमी भी पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। अधिक से अधिक बॉन आंशिक सुपर गॉड लेवल पर होगा, उसी लेवल पर जिस पर वह था। इस बात की भी संभावना थी कि ग्रैंड मास्टर का लेवल आंशिक सुपर गॉड से भी कम हो, क्योंकि वह सदियों से सो रहा था और उसके शरीर को सुप्त अवस्था में भी ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता थी। भले ही उपयोग की गई मात्रा बहुत कम हो, लेकिन कुछ सदियों की खर्च की गई ऊर्जा फिर भी काफी मात्रा में जमा हो जाएगी। फिर भी कोई रास्ता नहीं था कि ग्रैंड मास्टर सुपर गॉड रैंक पर हो, अन्यथा उसे 3 प्रमुख शक्तियों को जीतने में इतनी परेशानी नहीं होती। सुपर गॉड मास्टर की एकमात्र थरथराहट पूरी दुनिया को उसके चरणों में झुका देगी। जैसे कि साहिल अब अपनी इच्छानुसार पैसा खर्च कर सकता था। वह जानता था कि जब तबाही से निपटने की बात आती है तो आंशिक सुपर गॉड रैंक पर्याप्त है, इसलिए उसे खर्च करना जारी रखना था। हाथ मुंह धोने और साधारण नाश्ता करने के बाद साहिल ने पल को फोन करने और उसे ईस्ट लीग कम्युनिकेशंस के व्यवसाय को तेज करने के लिए कहने का फैसला किया। वह गहरे समुद्रों को छोड़कर पूरी दुनिया में कवरेज चाहता था। साहिल चाहता था कि दुनिया का हर कोना रेडियो सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम हो, जिसमें मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाले क्षेत्र भी शामिल हों। यह एक बहुत बड़ी परियोजना होने वाली थी और बहुत सारे पैसे की आवश्यकता थी। आखिरकार एक एकल सिग्नल टावर केवल एक सीमित क्षेत्र के लिए कवरेज प्रदान कर सकता था, और पृथ्वी विशाल थी। वह केवल कल्पना ही कर सकती थी कि कितने सिग्नल टावर बनाने होंगे। चूंकि कई जगहों पर सार्वजनिक सड़कें नहीं थीं, इसका मतलब था कि निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए मानव श्रम की आवश्यकता थी। इसमें भारी खर्च होने वाला था, और कुछ सोच विचार के बाद साहिल को एहसास हुआ कि इस परियोजना से अर्जित लेविश पॉइंट्स उसे आसानी से सुपर गॉड रैंक तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। पल हिचकिचाई नहीं और उसने साहिल की योजना को क्रियान्वित किया। पल की दृष्टि में इस परियोजना के लिए प्रारंभिक निवेश बहुत बड़ा था, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद सुखद परिणाम मिलेंगे। विशेष रूप से तब जब उसे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया ईस्ट लीग कम्युनिकेशंस के तहत संवाद करेगी। वे वैश्विक दूरसंचार उद्योग पर एकाधिकार कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऐसी परियोजना थी जिसे कोई और दोहरा नहीं सकता था, और न ही अन्य देश इसे रोकने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक थी जो केवल ईस्ट लीग कैपिटल्स के पास थी। ये परियोजना दुनिया के हर देश पर शक्ति रखेगी, और एक बार जब ये सफल हो गई तो ईस्ट लीग कैपिटल्स तुरंत दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली वित्तीय समूह बन जाएगा। इन लाभों के बिना भी पल बिना किसी हिचकिचाहट के साहिल के अनुरोधों का पालन करती। वह पहले साहिल को नहीं समझती थी, लेकिन पिछली बार मोस्ली परिवार के साथ जो हुआ उसके बाद उसने खुद को साहिल को समझना शुरू करते हुए पाया। पल अब मानती थी कि साहिल जो कुछ भी करता था वह कारण के साथ था और उसे बस उसका पालन करना था। फाल्कोनिया, क्रिस परिवार का पैतृक घर। बॉन वर्तमान में एक बड़े लकड़ी के टब में बैठा था। टब पानी से भरा था, जिसमें हर तरह की गैस के बुलबुले उठ रहे थे। पानी के भीतर आकाश और पृथ्वी के तमाम तरह के खजाने थे। बॉन स्वयं बुलबुले उठते औषधीय पानी में डूबा हुआ था, क्योंकि वह आकाश और पृथ्वी के खजानों से औषधीय प्रभावों को अवशोषित कर रहा था और उनका उपयोग उस ऊर्जा की भरपाई करने के लिए कर रहा था जिसे उसने अपनी सदियों की सुप्त अवस्था के दौरान खो दिया था। उसके शरीर ने सोने से पहले सदियों पहले आंशिक सुपर गॉड रैंक हासिल कर ली थी, इसलिए उसे डर नहीं था कि औषधीय प्रभाव उसके शरीर के लिए बहुत अधिक होंगे। बॉन का वर्तमान शरीर वैसा ही नहीं था जैसा वह पहली बार जागने पर था। तब वह एक सूखे मम्मी की तरह दिखता था, लेकिन इन दिनों के सभी उपचारों के बाद उसका शरीर काफी हद तक ठीक हो गया था। वह अभी भी छरहरा था, लेकिन अब सूखा हुआ नहीं था। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा की मात्रा भी पूरी तरह से भयानक थी। आधे घंटे बाद बॉन ने पानी में सभी औषधीय प्रभावों को अवशोषित कर लिया था और वह धीरे धीरे टब से उठा। वह पानी से बाहर निकला, लेकिन टब के ऊपर हवा में पालती मारकर बैठा रहा। एक क्षण बाद बॉन ने अपनी आंखें खोली और सांस छोड़ी, फिर किनारे की ओर उड़ गया।
दो जवान और सुंदर महिलाएं जल्दी से उसके पास आईं और मुलायम तौलियों से उसका शरीर पोंछा। फिर वे उसे कपड़े पहनाने में मदद करने ही वाली थीं कि उसने उनके हाथ पकड़ लिए। बॉन ने पहले ही बहुत लंबे समय तक खुद को रोक रखा था। जागने के बाद से उसने किसी भी महिला को नहीं छुआ था क्योंकि उसका शरीर अभी ठीक नहीं हुआ था और ऐसी गतिविधियां उसे केवल बहुत नुकसान पहुंचाती, इसलिए उसने हिम्मत नहीं की थी। इतने लंबे उपचार के बाद उसका शरीर कुछ हद तक ठीक हो गया था और वह अपने आत्मनियंत्रण को थोड़ा ढीला कर सकता था। काफी देर बाद बॉन अपने कपड़े पहनकर उस स्थान पर गया जहां क्रिस परिवार के मुख्य सदस्य विनम्रतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लगभग एक दिन तक प्रतीक्षा की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये क्रिस परिवार का ग्रैंड मास्टर था जिसने कुछ सदियों पहले पीक गॉड रैंक को पार करने में कामयाबी हासिल की थी। उसके नेतृत्व में वे निश्चित हैं कि क्रिस परिवार नई गौरव हासिल करेगा। बीबर, अन्य 3 शक्तियों को सूचित करो कि हम 3 दिनों में सोमरलैंड जा रहे हैं। मैं तबाही का सामना करने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को रीसेट करना चाहता हूं। जो मेरे पीछे चलेंगे वे गौरवशाली बनकर उभरेंगे, लेकिन जो मेरे खिलाफ हैं वे मर जाएंगे। यदि सोमरलैंड वापस लड़ने की हिम्मत करता है तो उन्हें मार दिया जाएगा, बॉन ने कहा। जी ग्रैंड मास्टर, आपके ठीक होने पर बधाई ग्रैंड मास्टर। क्रिस परिवार का गौरव दुनिया को फिर से रोशन करे, बीबर ने उत्साहपूर्वक कहा। आपके ठीक होने पर बधाई ग्रैंड मास्टर। क्रिस परिवार का गौरव दुनिया को फिर से रोशन करे, क्रिस परिवार के प्रत्येक मुख्य सदस्य ने एक ही समय में उत्साहपूर्वक चिल्लाया। साहिल को अभी भी सोमरलैंड के सामने आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगर उसे पता होता तो वह घबराहट महसूस करता। अगर कुछ होता तो वह केवल उत्तेजना महसूस करता। जब से उसने गॉड रैंक को तोड़ा और आंशिक सुपर गॉड रैंक हासिल की, वह क्रिस परिवार के इस ग्रैंड मास्टर से मिलना चाहता था। अध्याय 822। उस रात सीलिया थकी हुई साहिल की बाहों में लेटी थी, लेकिन वह नहीं सोई। इसके बजाय वह साहिल को तब तक घूरती रही जब तक उसने नहीं पूछा, क्या हुआ। सीलिया आमतौर पर अब तक सो चुकी होती थी। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं साहिल। सीलिया ने साहिल को कसकर गले लगाया और बड़बड़ाए। पिछली रात सेलेना से साहिल के बारे में कुछ चीजें जानने के बाद अब वह जानती थी कि वह आदमी न केवल सोमरलैंड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, बल्कि वह पूरी दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत था और पूरी मानवता की रक्षा के लिए नियत था। उसे साहिल की पहचान की परवाह नहीं थी, लेकिन ये जानकर कि उसका बॉयफ्रेंड बेहद सफल है, उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। सीलिया जानती थी कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की थी और सेलेना जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में उसका कोई फायदा नहीं था। वह पहले से ही बेहद खुश थी कि साहिल उसे इतना प्यार करता था, लेकिन ये शर्म की बात थी कि वह उसे संतुष्ट नहीं कर सकती थी या उसके बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी। ये चीजें उसके दिल में कांटों की तरह गहराई तक चुभती थीं। सीलिया जानती थी कि सेलेना ने सच बोला है और इसने उसका दिल साहिल के लिए और भी दुखाया। जिस आदमी से वह इतना प्यार करती थी वह खुद तनाव और कष्ट सहने को तैयार था ताकि वह उसे सबसे अच्छा प्रदान कर सके। मूर्ख लड़की, मैं वही हूं जिससे स्वर्ग ने तुम्हें नवाजा है, साहिल ने सीलिया को कसकर गले लगाया और कहा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और कुछ मिनटों के बाद जब साहिल ने सोचा कि सीलिया सो गई है तो वह बाथरूम जाने के लिए उठा। हालांकि वह अभी थोड़ा ही हिला था कि सीलिया ने फिर से उसकी ओर देखा। क्या हुआ, आप आज रात सो क्यों नहीं रही हैं? साहिल ने पूछा। साहिल, क्या बहुत दर्द होता है? सीलिया ने पूछा। उसके गाल गुलाबी थे। किस बात का दर्द? साहिल ने भ्रमित होकर पूछा। मैंने इसके बारे में कुछ किताबें पढ़ी और उन्होंने कहा कि अगर पुरुष काम पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें दर्द होता है, जबकि महिलाएं भी गर्भवती नहीं हो पाती हैं, सीलिया ने अजीब तरह से जवाब दिया। जब साहिल ने सीलिया की बात सुनी तो वह तुरंत समझ गया कि सेलेना ने सीलिया को जरूर कुछ बताया होगा। आखिरकार सीलिया इतनी मासूम थी कि ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देती थी या इस समस्या को नहीं समझ पाती थी। शादी होने के कुछ साल बाद तक बेऔलाद रहने पर ही उसे इसका कारण जानने के लिए पहल करनी चाहिए थी। साहिल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसकी इतनी हिम्मत! क्या उसने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि वह किंग परिवार से है मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? साहिल के लिए किंग परिवार को नष्ट करना उतना ही आसान था जितना उन्हें जीवित छोड़ना। अध्याय 823। दूसरे विचार में साहिल को एहसास हुआ कि वह गलत था। किंग परिवार ने कुछ समय पहले सोमरलैंड के अराजकता में होने पर निर्विवाद योगदान दिया था। हर दूसरा परिवार सतही तौर पर सोमरलैंड को शांत कर रहा था, लेकिन किंग परिवार ने अपना बेरोकटोक समर्थन साबित किया था। सोमरलैंड पार्लियामेंट के सदस्य और सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम के कप्तान के रूप में साहिल ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर सेलेना या किंग परिवार से झगड़ा नहीं कर सकता था। ऐसा करने से केवल बाकी सभी के दिल ठंडे हो जाते। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह सेलेना को चेतावनी नहीं देगा, वरना इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह अगली बार सीलिया को क्या बताएगी। सीलिया जैसी मासूम लड़की के लिए ऐसी बुरी आदतें सीखना बस समय की बात थी। मूर्ख लड़की, तुम क्या बात कर रही हो?
मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, मुझे दर्द क्यों होगा? ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? सो जाओ। साहिल ने सीलिया के सिर को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। मुझसे झूठ मत बोलो साहिल, मैं जानती हूँ, मैं पहले इन चीज़ों को नहीं समझती थी, लेकिन अब समझती हूँ। क्या सेलेना ने तुम्हें कुछ बताया? उसकी बात मत सुनो या उसके साथ इतना समय मत बिताओ। कौन जाने वह तुम्हारे पास इसलिए आई क्योंकि वह सच में तुम्हारी सहेली बनना चाहती थी या कुछ और के लिए? मिस सेलेना बहुत अच्छी हैं। हाँ, उनके अपने कारण थे, लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया में किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अगर वे नहीं होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप मेरे लिए क्या सह रहे थे। मुझे इसके बजाय उनका आभारी होना चाहिए। मूर्ख लड़की, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं जानती कि उनके असली इरादे क्या हैं। तो फिर मुझे बताने दो। वह तुम्हें मुझसे छीनने आई है। उसके परिवार को मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए वे शादी के माध्यम से मुझे उनसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वह तुम्हारे पास आए। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वह अच्छी है? क्या तुम अभी भी आभारी हो? साहिल ने हंसते हुए पूछा। चूंकि सीलिया पहले से ही इन चीज़ों के बारे में जानती थी, इसलिए साहिल ने सीलिया को सब कुछ बताने का फैसला किया। उसे यकीन था कि एक बार जब सीलिया को सेलेना के इरादों के बारे में पता चलेगा तो वह सेलेना से बचना शुरू कर देगी। बेस्ट फ्रेंड्स भी इस तथ्य को नहीं बदल सकते थे कि सीलिया उसे प्यार करती थी। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मिस सेलेना एक बहुत अच्छी इंसान है। मैं अभी भी उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं आपको उनके साथ साझा करने के लिए सहमत हो गई हूँ, सीलिया ने गंभीरता से जवाब दिया। उसके गाल लाल हो गए। क्या? साहिल ने चौंक कर सीलिया की ओर देखा। मुझे भ्रम हो रहा होगा। सीलिया ने अभी क्या कहा? क्या उसने कहा कि वह पहले से ही मुझे सेलेना के साथ साझा करने के लिए सहमत हो गई है? क्या ये सच भी है? सेलेना ने सीलिया को आखिर क्या बताया? उसने आखिर सीलिया को इस तरह की बात के लिए सहमत कैसे किया? साहिल ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। इस बारे में मजाक करना बंद करो। बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। सो जाओ। साहिल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मिस सेलेना आपकी तरह एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, केवल वही आपको संतुष्ट कर सकती हैं। अगर हम तीनों साथ हैं तो आप अपने खुद के बच्चे पैदा कर पाएंगे। सीलिया के गाल लाल थे, लेकिन उसका लहजा निश्चित था। वह मजाक करती नहीं लग रही थी। साहिल भी गंभीर हो गया। उसने सीलिया की ओर देखा और गंभीरता से जवाब दिया, सीलिया, इस बारे में सोचना बंद करो। मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ और तुम मेरे लिए काफ़ी हो। जहाँ तक बच्चों की बात है, हम अभी जवान हैं और हमने अभी स्नातक भी नहीं किया है। अभी इस बारे में सोचना बहुत जल्दबाजी है। नहीं है साहिल, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से हर दिन कष्ट सहें। मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरी देखभाल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरी रक्षा करते हैं, लेकिन आप जितना मना करते हैं मैं उतना ही असहज और दोषी महसूस करती हूँ और मेरा दिल उतना ही दुखता है। कृपया साहिल, बस मिस सेलेना को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वह सबसे सुंदर महिला हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है, सीलिया ने उत्साह से कहा। साहिल ने सीलिया को कसकर गले लगाया। वह इस बात से प्रभावित हुआ कि सीलिया कितनी समझदार थी और वह हमेशा उसके हितों का ध्यान रखती थी। साहिल ने सोचा कि सीलिया के साथ अपना पूरा जीवन बिताना सार्थक है, भले ही वह एक साधारण व्यक्ति हो। उसने पीछे मुड़कर देखा जब वह और सारा डेट किया करते थे। साहिल को याद आया कि वह हर दिन उसके साथ सावधान रहता था, इस डर से कि वह अनजाने में उसका गुस्सा भड़काने के लिए कुछ कर न दे। उन्होंने एक बार उसका जन्मदिन मनाया था और साहिल को अपना नया फ़ोन खरीदने के लिए 3 महीने की पार्ट टाइमिंग से बचाए गए पैसे खर्च करना याद आया, केवल उसे वैसे भी किसी और को ढूंढते हुए देखने के लिए। अब जब साहिल सीलिया के साथ था तो वह अंततः समझ गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करना कितना सुखद महसूस होता है जो समझदार और ध्यान रखने वाला हो। अध्याय 824। साहिल के बोलने से पहले उन दोनों ने कुछ और मिनटों तक एक दूसरे को कसकर गले लगाया। सीलिया, क्या हम अब इस बारे में बात नहीं कर सकते? इन दिनों मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाना है और मेरे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं है। क्या ये तबाही के बारे में है? सीलिया ने ऊपर देखा और पूछा। सेलेना ने तुम्हें इसके बारे में भी बताया? वह आखिर चाहती क्या है? साहिल ने गुस्से में पूछा। वह नहीं चाहता था कि उसके आसपास के लोग मार्शल आर्टिस्ट्स और तबाही के बारे में जानें, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे इसके बारे में ज़्यादा सोचें। वह अकेले दबाव झेलने के लिए ठीक था। फिर भी यहाँ सेलेना थी जो सीलिया को सब कुछ बता रही थी। इससे साहिल बहुत क्रोधित हुआ। ये किंग लड़की उसके लिए उपयोगिता से ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रही थी। हाँ, उन्होंने कहा कि आप न केवल मेरे हीरो हैं, बल्कि पूरी मानवता और पृथ्वी पर जीवन के भी हैं। मुझे आप पर बहुत गर्व है साहिल, क्योंकि आप मेरे हैं, सीलिया ने प्रशंसा के साथ कहा। इसके साथ साहिल का अधिकांश गुस्सा शांत हो गया। वह केवल 22 साल का युवक था और उसने अभी तक विश्वविद्यालय से स्नातक भी नहीं किया था।
तथ्य यह है कि जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था वह उसकी इतनी प्रशंसा करता था, उसे बहुत खुश करता था, इसलिए वह अब इस बात पर क्रोधित नहीं था कि उसे इसके बारे में पता चल गया था। सीलिया, चूंकि सेलेना ने तुम्हें ये बता दिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास बच्चों के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। मेरे पास चिंता करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये तबाही हमारे सिर पर गिलोटिन की तरह मंडरा रही है। मुझे नहीं पता कि यह कब गिरने वाली है और अगर मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं तो मुझे और कड़ी मेहनत करनी होगी। साहिल, क्या तबाही आने के बाद हम मरने वाले हैं? तुम क्या कह रही हो? डरो मत, मैं यहाँ हूँ, है ना? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अभी इतना शक्तिशाली हूँ कि सेलेना का परिवार भी, जितना वे मजबूत हैं, फिर भी इस तबाही से निपटने के लिए उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, ठीक है? मैंने वास्तव में उनसे अपनी असली ताकत छिपाई है, इसलिए कोई नहीं जानता कि मैं वास्तव में कितना शक्तिशाली हूँ। साहिल ने सांत्वना दी। ठीक है, आपके यहाँ होने से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। सच में, अगर स्थिति बहुत खराब हो गई तो हम बस एक साथ मर जाएंगे। अगर आप नहीं होते तो मैं कुछ साल पहले ही मर गई होती, इसलिए मैं पहले से ही बहुत खुश हूं कि मुझे अपने जीवन के आखिरी दिन आपके साथ बिताने को मिल रहे हैं, सीलिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। साहिल ने सीलिया के माथे पर प्रहार किया और कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। कोई नहीं मर रहा है, ठीक है? हम ढेर सारे बच्चों के साथ एक साथ लंबा जीवन जीने जा रहे हैं। इस बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ। सीलिया ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, ठीक है, फिर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब आप तैयार होंगे। हालांकि मिस सेलेना को सजा मत देना। वह अब मेरी सबसे अच्छी सहेली है, इसलिए उसे डराकर मत भगाओ। मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी सहेली बनने के लिए इतनी सुंदर मार्शल आर्टिस्ट और कहाँ मिलेगी। साहिल जवाब में टेढ़ी मुस्कान के साथ हंसा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं उसे सजा नहीं दूंगा, ठीक है? सो जाओ, कल तुम्हारी सुबह जल्दी क्लास है। साहिल, क्या आप चाहते हैं? फुसफुसाते हुए सीलिया के गाल लाल हो गए। ये पहली बार था जब उसने पहल की थी और वह बेहद शर्मीली थी। उसका चेहरा और गर्दन गर्म और खून जैसी लाल हो गई थी, और जब साहिल ने देखा कि सीलिया कितनी आकर्षक लग रही है तो उसने अपने भीतर इच्छा जागृत महसूस की। हालांकि उसने जल्दी से उसे दबा दिया, क्योंकि भले ही सीलिया ने पेशकश की थी, वह जानता था कि उसका नाजुक साधारण शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। साहिल उसके बारे में सोचे बिना सहमत नहीं हो सकता था। सो जाओ पगली, खुद को मजबूर मत करो वरना तुम कल क्लास के लिए नहीं जाग पाओगी और हर कोई तुम पर हंसेगा। हम सप्ताहांत में और अधिक कर सकते हैं। ठीक है, सीलिया ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर जल्दी सो गए, सेलेना के विपरीत जो गेस्ट रूम में नहीं सो सकी। वह जानती थी कि साहिल की बुद्धि के साथ वह आदमी निश्चित रूप से जानता था कि अपराधी वही थी। वह साहिल के क्रोध से डरती थी। अगले दिन साहिल ने दोनों महिलाओं के लिए नाश्ता बनाया और फिर उन्हें स्कूल के लिए जगाया। उसने सेलेना को व्यक्तिगत रूप से नहीं जगाया क्योंकि वह एक महिला थी, बल्कि सीलिया को जगाया और सीलिया से सेलेना को जगाने के लिए कहा। जब वह सारा के साथ था, साहिल हर सुबह सारा की क्लास में नाश्ता लाता था। कभी कभी वह आधी रात को सपक खरीदने के लिए बाहर भागता और उसे उसके डॉर्म लॉबी में भेज देता। समय समय पर सारा अभी भी उसे परेशान करती और उसे नीचा दिखाती। सारा के साथ ब्रेकअप करने के बाद साहिल धीरे धीरे समझ गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना दिया। जिस महिला के मन में आपके लिए कोई भावना नहीं है वह कभी प्रभावित नहीं होगी और केवल आपको हल्के में लेगी। अध्याय 825। यदि वह आपसे प्यार नहीं करती थी तो वह आपके द्वारा किए गए हर काम को हल्के में लेती थी। ऐसा ही एक सिम का अंत होता है, क्योंकि उनके सभी प्रयास अंत में शून्य हो जाते हैं। इस क्षण तक साहिल अभी भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि सारा उससे प्यार करती थी या नहीं। शायद उसने किया था, लेकिन वह विश्वविद्यालय शुरू होने से पहले की बात थी। वे तब भी शू सिटी में थे और सारा ने अभी तक बाहर की रंगीन दुनिया में खुद को नहीं खोया था। साहिल को अब जिस बात का सबसे ज्यादा पछतावा था वह सीलिया से खुद को दूर करना था। उसने सोचा था कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है और वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने उसे नज़रअंदाज किया और इसके बजाय सारा के साथ रहना चुना। अब जब स्वर्ग उसे एक और मौका दे रहा था तो उसने फैसला किया कि वह सीलिया को संजोकर रखेगा और उसे वह सब देगा जो वह वहन कर सकता था। वह केवल उससे प्यार करेगा और उसे किसी भी नुकसान से बचाएगा। बिस्तर से उठने और हाथ मुंह धोने के बाद दोनों महिलाएं बैठ गईं और नाश्ता करने लगीं। सेलेना ने साहिल की ओर देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि सीलिया ने पिछली रात साहिल से जरूर बात की होगी। साहिल मूर्ख नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह वही थी जिसने पहले सीलिया को बताया था। सेलेना अब केवल घबराहट और डर महसूस कर रही थी। आखिरकार साहिल की पहचान और ताकत को देखते हुए पूरा किंग परिवार भी उसे दुश्मन बनाने के बाद नहीं बचेगा। सेलेना की तो बात ही छोड़िए। हालांकि सेलेना पहले ही अपनी चाल चल चुकी थी और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था।
साहिल ने ज़रूरत पड़ने पर किंग परिवार की मदद करने का वादा भी किया था। साहिल जैसा शक्तिशाली व्यक्ति अपना वादा निभाएगा, है ना? और क्या होगा अगर मेरी योजना सफल हो गई? साहिल को अभी भी अपने बच्चों की ज़रूरत है और एक बड़े परिवार को काफ़ी संख्या में वैध बच्चों की आवश्यकता होती है। किंग परिवार की प्रत्येक शाखा के तहत कई बच्चे हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ चुनिंदा ही वास्तव में उत्कृष्ट थे, जैसा कि कई बड़े परिवारों के मामले में था। कई वैध बच्चे पैदा करने से उनमें से कुछ वास्तव में उत्कृष्ट होंगे। बहुत कम वैध बच्चों वाला परिवार भुगत सकता है यदि वे सभी बच्चे कमज़ोर निकले, और परिवार फिर धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ जाएगा। भले ही उसके पिता ऑगस्टस उसकी मां से गहराई से प्यार करते थे, फिर भी परिवार ने उसके पिता के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए कुछ अन्य महिलाओं को खोजा था। जैसे कि उसके 7 सौतेले भाई बहन थे जो सभी अलग अलग माताओं से थे। उसके पिता उस समय बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास परिवार के आदेश को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण था कि सेलेना इस पर दांव लगाने के लिए तैयार थी। उसे विश्वास नहीं था कि साहिल और सीलिया अपना पूरा जीवन एक साथ बिताएंगे। उनके इस तरह कोई बच्चे नहीं होंगे, और भले ही साहिल तैयार हो, वह जानती थी कि सीलिया नहीं होगी। अध्याय 826। तीनों ने साथ में नाश्ता किया। जहां साहिल और सीलिया ने खाने पर खुशी खुशी बातें की, वहीं सेलेना ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वह तभी बोलती जब सीलिया समय समय पर उससे कोई सवाल पूछती। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उस समय उसके प्रति साहिल का क्या रुख था, इसलिए उसने आज सुबह बहुत सावधानी से काम किया, इस डर से कि कहीं पीक गॉड रैंक के इस सुप्रीम पावर हाउस को नाराज न कर दे। सेलेना को अंदाज़ा नहीं था कि साहिल पहले ही पीक गॉड रैंक को पार कर चुका है और मार्शल आर्ट्स के एक नए स्तर में प्रवेश कर चुका है, अन्यथा वह और अधिक डरी हुई होती। जहां आंशिक सुपर गॉड लेवल पीक गॉड लेवल से केवल आधा कदम की दूरी पर था, वहीं दोनों स्तरों की शारीरिक क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर था। साहिल ने स्वाभाविक रूप से आज सेलेना के दृष्टिकोण में बदलाव महसूस किया, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और उससे बात करने की पहल नहीं की। वास्तव में उसने इस आश्चर्यजनक सुंदरता से पूछताछ करने का अवसर खोजने की योजना बनाई। वह चाहता था कि वह जान ले कि सुंदर होने का मतलब यह नहीं है कि उसे जो चाहे करने की अनुमति है, खासकर तब नहीं जब बात साहिल की हो, जो उसके आकर्षण के जाल में नहीं फंसा। आपका नाश्ता स्वादिष्ट था साहिल, धन्यवाद। हम पहले स्कूल जा रहे हैं, फिर आज रात मिलते हैं, सीलिया ने नाश्ता खत्म करने और अपने बर्तन नीचे रखने के बाद कहा। उसके बाद वह सेलेना के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। सेलेना बहुत पहले ही जाना चाहती थी, क्योंकि वह साहिल के दबाव वाले ऑरा के तहत बेहद असहज महसूस कर रही थी। भले ही वह सीधे तौर पर उसे निशाना नहीं बना रहा था, साहिल जैसा मजबूत व्यक्ति केवल उसे उदासीनता से देखता था और वह डर से कांप उठती थी। इस क्षण साहिल ने कुछ सोचा और कहा, क्यों न मैं तुम दोनों को स्कूल छोड़ दूं? मैं वैसे भी इन 2 दिनों में फ्री हूं और मेरे लिए घर पर अकेले करने के लिए कुछ नहीं है। ओह जरूर, ये बहुत अच्छा रहेगा, चलो फिर चलते हैं। सीलिया तुरंत खुशी से चिल्ला उठी। वह साहिल के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी। साहिल दोनों महिलाओं को स्कूल ले गया, लेकिन जब वे ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो साहिल दंग रह गया। क्या हो रहा है? ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी का कैंपस प्रवेश द्वार छात्रों से भरा था। वहां कम से कम कुछ 100 मौजूद थे, संभवतः 1000 भी, और उनमें से अधिकांश पुरुष थे जिनकी चेहरों पर उम्मीद भरी निगाहें थीं। साहिल जिज्ञासा महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि क्या आज सुबह कुछ हो रहा है, जैसे आज कोई बड़ा आदमी कैंपस का दौरा कर रहा हो। हालांकि छात्र शक्तिशाली बड़े लोगों का स्वागत करते नहीं दिख रहे थे। साहिल कई बार ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी आ चुका था, यहाँ तक कि 1 महीने तक यहाँ पढ़ाई भी की थी, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के अंदर कारों की अनुमति नहीं थी, इसलिए साहिल ने गेट पर कार रोकी और सीलिया और सेलेना को स्कूल भेजने के लिए बाहर निकला। जैसे ही दोनों महिलाएं बाहर निकलीं, भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं, ये वही हैं। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की मासूम और प्यारी गॉडेस सीलिया यंग और अलौकिक ट्रांसफर स्टूडेंट सेलेना किंग। सेलेना को यहाँ आए हुए केवल कुछ ही दिन हुए हैं और उसने ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की हर दूसरी सुंदरता को मात दे दी है और कैंपस की सबसे सुंदर लड़की बन गई है। वह कैंपस के हर पुरुष छात्र का सपना है। हे भगवान, वह बहुत आश्चर्यजनक है। वह मुझे हेलेन ऑफ ट्रॉय की याद दिलाती है। धत, मुझे लगता है कि मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम उसके प्यार में पड़ गए? जैसे कि वह तुम्हें कभी देखेगी। खुद को देखो, मुझे आश्चर्य होगा अगर तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड भी मिल जाए। सेलेना सबकी देवी है, इसका मतलब है कि हम उसे केवल दूर से ही निहार सकते हैं। बकवास, दूर से निहारने से तुम्हारा क्या मतलब है? महिलाएं पुरुषों द्वारा जीती जाने के लिए मौजूद हैं। तुम कमीने, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी हमारी देवी को कलंकित करने के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई? इसे पकड़ो दोस्तों, इसे बताओ कि हमारी देवी का अपमान करने वालों का क्या होता है। लोगों के एक समूह ने अपने हाथ मले और लड़ने के लिए तैयार हो गए। अध्याय 827।
हंगामा शुरू हो गया और इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल पाती, उस छात्र ने जिसने अपने आसपास के सभी लोगों का गुस्सा अपनी ओर खींचा था, तुरंत अपना ध्यान अपनी ओर से हटाने की योजना बनाई। देखो, ड्राइवर की सीट पर वह आदमी कौन है? मैंने सोचा था कि दोनों देवियां खुद स्कूल चलाकर आती हैं। उन्हें भेजने वाला आदमी कौन है? मुझे मत बताओ कि वे साथ रहते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी देवी पहले से ही किसी और की है। उसकी योजना सफल रही क्योंकि सबका ध्यान साहिल की ओर चला गया, जो खुद अभी कार से बाहर निकला था। नहीं, ये संभव नहीं है। हमारी देवियां कभी भी किसी पुरुष के सामने नहीं झुकेंगी। वे दोस्त होंगे और वह आज उन्हें लेने के लिए खाली होगा। वह उनका ड्राइवर भी हो सकता है। हाँ, ड्राइवर हो या ना हो, वह निश्चित रूप से उनका बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी देवी पहले से ही किसी की नहीं हो सकती। शोर शराबे वाली चर्चाएं एक के बाद एक फूट पड़ीं। वे सभी ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की दो देवियों, सीलिया और सेलेना के बारे में थीं। साहिल की इंद्रियां बहुत तेज थीं और वह चर्चा किए जा रहे हर शब्द को सुनने में कामयाब रहा। वह आखिरकार समझ गया कि छात्र सेलेना को देखने के लिए ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी कैंपस के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए थे। ऐसा नहीं था कि वह समझ गया था क्योंकि सेलेना उसकी आंखों में केवल एक सुंदर महिला थी। यदि साहिल की किताबों में सेलेना का लुक 100 अंक था, तो सीलिया लगभग 97 अंक थी। हालांकि सीलिया का व्यक्तित्व बहुत बेहतर था और वह साहिल के दिल में आसानी से सेलेना से आगे निकल गई। फिर भी ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी थी। उसने हमेशा सोचा था कि विश्वविद्यालय के छात्र अपने डॉर्म, क्लासरूम और लाइब्रेरी के बीच आवाजाही पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या उन्हें अपनी बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? उनके पास गपशप करने और सुंदर लड़कियों को देखने के लिए इतना समय कैसे है? फिर उसने अपने खुद के विश्वविद्यालय SRU के बारे में सोचा और महसूस किया कि वहाँ के छात्र भी काफ़ी हद तक वैसे ही थे। जिस क्षण कोई लोकप्रिय सेलिब्रिटी यूनिवर्सिटी का दौरा करता था, हर कोई वहां पहुंचने के लिए लड़ता था। साहिल ने मूल रूप से दोनों महिलाओं को कैंपस भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन भीड़ को देखने और सुनने के बाद उसने इसके खिलाफ फैसला किया। यदि उसने वास्तव में उन्हें दरवाजे पर विदा किया होता, तो वह शायद अनगिनत खून के प्यासे निगाहों से छलनी हो जाता। मैं तुम्हें यहाँ विदा करूंगा, सीलिया, खुद अंदर जाओ। मैं तुम्हारे स्कूल के इन हार्मोनल पुरुष प्राणियों की निगाहों से मारा जाना नहीं चाहता, साहिल ने मजाक किया। ठीक है, फिर सावधानी से ड्राइव करना। मैं करूंगा। मैं स्कूल के बाद तुम्हें यहाँ से ले लूंगा। ठीक है, बाय बाय। सीलिया ने साहिल को विदा किया और सेलेना के साथ हाथ जोड़कर अनगिनत पुरुष छात्रों की चमकदार निगाहों के नीचे ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में चली गई। वे इस दृश्य से बेपरवाह थीं क्योंकि उन्हें हर दिन इसका अनुभव करना पड़ता था और अधिकांश पुरुष छात्र यहाँ सेलेना को देखने आए थे। आखिरकार सीलिया 4 साल से ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और अधिकांश छात्रों ने उसे पहले देखा था। सेलेना, हालांकि, एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट थी जिसके फीचर्स परफेक्ट थे, जिससे वह सीलिया से थोड़ी अधिक सुंदर भी लग रही थी। सेलेना का सेलिब्रिटी जैसा प्रभाव था और स्कूल फोरम के साथ साथ क्लास और ईयर ग्रुप चैट सभी ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की नई गॉडेस के बारे में बात कर रहे थे। हर कोई अब उसके बारे में उत्सुक था, इसलिए अनगिनत पुरुष छात्र नई गॉडेस को देखने के मौके के लिए उमड़ पड़े। अध्याय 828। साहिल ने दोनों महिलाओं को कैंपस में प्रवेश करते देखा और फिर अपनी कार में बैठकर चला गया। केवल कुछ ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के छात्रों के उसके रास्ते में खड़े होने के लिए जब उसने इंजन शुरू किया। उनमें से एक साहिल के बाईं ओर खड़ा था। नॉक नॉक नॉक। उसने साहिल की कार की खिड़की खटखटाई। साहिल ने हताशा में आह भरी, वास्तव में हेलेन ऑफ ट्रॉय। ये लोग उसे केवल इसलिए ढूंढने आए थे क्योंकि उन्होंने उसे सीलिया और सेलेना को स्कूल भेजते देखा था। उसे लग रहा था कि कुछ होगा, इसलिए उसने उन्हें कैंपस में विदा नहीं किया, फिर भी उन्होंने उसे ढूंढ लिया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह कार से बाहर ही नहीं निकलता। साहिल की पहचान और स्थिति अब अलग थी और वह किसी और के साथ संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसके स्पष्टीकरण के लायक महत्वपूर्ण नहीं था और वह उनके साथ लड़ना नहीं चाहता था। इसके बावजूद ये छात्र उसके सामने बड़े बन रहे थे, जिससे वह चिढ़ गया। चूंकि वे उसे परेशान करने आए थे, साहिल ने अपनी खिड़की नीचे की और साथ खेलने का फैसला किया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? साहिल ने पूछा। तुम, हमारी दो देवियों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वे तुम्हारी कार में स्कूल क्यों आईं? साहिल ने छात्र को ऊपर से नीचे तक देखा। वह बदसूरत नहीं था, बस कट, झुमके और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए था। छात्र शायद कोई ट्रस्ट फंड किड था। साहिल थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि इस तरह के लोग ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में कैसे आए। साहिल की समझ में ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी थी और केवल असाधारण अच्छे परिणामों वाले जीनियस ही इसमें प्रवेश पाते थे। इस छात्र की पोशाक को देखते हुए वह साहिल को जीनियस नहीं लग रहा था। जैसे कि साहिल ने निष्कर्ष निकाला कि यह छात्र अपने शक्तिशाली परिवार के कारण यहाँ आया, जैसे सेलेना किंग परिवार की बदौलत आई थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम बहरे हो क्या?
साहिल की प्रतिक्रिया न मिलने पर ट्रस्ट फंड किड चिढ़ने लगा। साहिल चिढ़कर झल्ला गया। यदि छात्र शालीनता से बात करता तो साहिल उसके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार होता, लेकिन ये छात्र अभद्र था और साहिल उसे मारना चाहता था। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक कुत्ता भी जानता है कि किसी के रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए। मेरे गुस्सा होने से पहले चले जाओ, साहिल ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। पफ, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी मेरे इलाके में इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम बेंच जी क्लास चलाते हो तो तुम अचानक बहुत बड़े और शक्तिशाली हो गए हो। मेरे घर की नैनी भी जी वैगन चला सकती हैं। मेरे सवाल का जवाब दो वरना तुम जा नहीं पाओगे, ट्रस्ट फंड किड चिल्लाया। साहिल हंसना चाहता था। ट्रस्ट फंड किड को बिल्कुल भी डर नहीं था। सोमरलैंड पार्लियामेंट के सदस्य होने और अरबों सोमा वंशजों की रक्षा करते हुए आंशिक सुपर गॉड लेवल पर होने के बावजूद साहिल ने ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी को अपना इलाका होने का दावा करने की हिम्मत नहीं की। कारों और पैसों के मामले में साहिल को कोई नहीं हरा सकता था। इस क्षण साहिल को इस ट्रस्ट फंड किड को शर्मिंदा करने की इच्छा महसूस हुई, इसलिए उसने जवाब दिया, वे दोनों मेरी गर्लफ्रेंड हैं और हम सब साथ रह रहे हैं। क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो कि कैसा महसूस होता है? क्या तुमने पहले कभी इसका अनुभव किया है? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फिर उसने तेजी से एक्सीलेटर दबाया। वरूम वरूम वरूम, कार तेजी से निकल गई, जिससे उसकी कार के आसपास के ट्रस्ट फंड किड्स चौंक गए और वे पीछे कूद गए। उन्होंने साहिल को गाड़ी चलाते हुए देखा और उनके सुंदर चेहरे किसी घिनौनी चीज में बदल गए। कमीने इंसान, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मुझे नाराज करने का पछतावा कराऊंगा। अब हम क्या करें, मिस्टर मोंट? अध्याय 829। उसके गुर्गे पास आए और मोंट ने उन्हें तुरंत थप्पड़ मार दिया। थप्पड़? मोंट ने उन्हें जोर से डांटा, तुम सब बेकार हो। तुम एक कार को जाने से भी नहीं रोक सकते। तुम्हें लगा कि वह सच में तुम पर गाड़ी चढ़ा देगा। गुर्गे अभी भी डर से कांप रहे थे और उन्होंने अपने सिर नीचे झुका लिए, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अपना गुस्सा निकालने के बाद मोंट ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की ओर वापस चल दिया। उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसने गेट पर भीड़ को दृश्य देखते हुए देखा। उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया और वह भद्दे तरीके से चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या देख रहे हो? देखते रहो और मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सेलेना मेरी है। जो भी उसके बारे में सोचने की हिम्मत करेगा उसे काटकर कुत्तों को खिला दिया जाएगा। वहां मौजूद किसी ने भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे सभी जानते थे कि मोंट कितना शक्तिशाली था। उनमें उसे नाराज करने की न तो हिम्मत थी और न ही शक्ति। मोंट सबके चेहरे पर डर का भाव देखकर ही आगे बढ़ा। वह अभी भी सोच रहा था कि साहिल ने क्या कहा। वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि सेलेना और सीलिया दोनों के साथ एक ही समय में सोना कितना अच्छा महसूस होगा। इसके बारे में सोचकर ही वह उत्साहित महसूस कर रहा था। फिर भी उसने साहिल की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसकी आंखों में साहिल बस एक यादृच्छिक युवक था जो अपने पिता का पैसा खर्च कर रहा था और एक बेवकूफ़ी भरी जी वैगन चला रहा था। साहिल उसके लिए शायद ही कोई प्रतिस्पर्धी था, लेकिन उसका मानना था कि उसे पहले अपने सिद्धांत की पुष्टि करनी चाहिए। जल्द ही लंच ब्रेक का समय हो गया, इसलिए सीलिया और सेलेना पुरुष छात्रों की कई भक्षक निगाहों के नीचे स्कूल के गेट से बाहर निकलीं। साहिल कैंपस गेट पर पहले से ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों महिलाएं कार में बैठीं, उसने इंजन शुरू कर दिया। उसी समय एक काली कार गुप्त रूप से पीछे चली गई जब तक कि वे सीलिया के विला में नहीं पहुंच गए और साहिल और अन्य दो को अंदर जाते नहीं देख लिया। रात होने पर ही कार वहां से चली गई। साहिल ने इसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि कार ने वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया था। इसके अलावा सीलिया या तो उसके साथ या सेलेना के साथ समय बिताती थी, जो एक ड्रैगन रैंक मास्टर थी, इसलिए वह जानता था कि वह सुरक्षित थी। एक ड्रैगन रैंक मास्टर साधारण लोगों की तुलना में पहले से ही बहुत मजबूत था, इसलिए सीलिया अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। छिपे हुए एरिस्टोक्रेटिक परिवार और संप्रदाय भी आमतौर पर डर जाते थे जब वे किंग परिवार का नाम सुनते थे, और यदि साहिल के निष्कर्ष सही थे तो काली कार आज सुबह उस ट्रस्ट फंड के द्वारा भेजी गई थी और सेलेना के पीछे थी। कैपिटल सिटी के एक अन्य हाई क्लास विला क्षेत्र में मोंट, जिसका उस सुबह साहिल के साथ संघर्ष हुआ था, वर्तमान में रिवीलिंग कपड़ों में एक सुंदर महिला के साथ फ्लर्ट कर रहा था। रिंग रिंग रिंग, मोंट का फोन बजा और उसने उसे उठा लिया। मिस्टर मोंट, हमने कार का पीछा साउथ माउंटेन विला गार्डन तक किया और उन्हें एक ही विला में प्रवेश करते देखा। रात में हमारे जाने तक कोई भी वापस बाहर नहीं आया। जैसे ही उसने वह सुना, मोंट ने फोन फर्श पर फेंक दिया। धमाका! उसके पास रिवीलिंग कपड़ों वाली सुंदर महिला सदमे में घुटनों के बल गिर गई। मोंट क्रोधित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि साहिल सच बोल रहा होगा और वास्तव में दो महिलाओं के साथ रह रहा होगा। इसका मतलब था कि साहिल पहले ही उसकी देवी की पहली बार ले चुका था, जिससे मोंट को बेहद जलन महसूस हुई। उसके गुस्से ने उसे मदहोश कर दिया था।
ऐसा कम ही होता था कि वह किसी के प्यार में पड़ जाए, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह किसी और को अपने सामने अपनी देवी पर दावा करने की अनुमति दे। नहीं, भले ही उसने उसकी पहली बार ली हो, सेलेना फिर भी मेरी होगी। और जहां तक उसकी बात है, लगता है कि मुझे उसे दुनिया से मिटाना ही होगा। अध्याय 830। अगले दिन साहिल ने दोनों महिलाओं को फिर से ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के गेट पर भेजा। इस बार वह कार से बाहर नहीं निकला और केवल दोनों महिलाओं को कैंपस में जाते देखा और फिर चला गया। जब वह विला क्षेत्र में पहुंचने ही वाला था, एक सुनसान सड़क से गुजरते समय एक डंप ट्रक ने उसका रास्ता रोक दिया। ट्रक के सामने 1 दर्जन से अधिक पुरुष खड़े थे, जबकि 2 कॉर्पोरेट सेडान पीछे से उसका पीछा कर रही थीं। कॉर्पोरेट सेडान से हाथ में धातु का पाइप लिए 1 दर्जन से अधिक अन्य पुरुष बाहर निकले। साहिल हंस दिया। वह इन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक्सीलेटर पर जोर से पैर रखा और आगे बढ़ गया। उन लोगों ने नहीं सोचा था कि साहिल सड़क बंद होने के बावजूद भागने की हिम्मत करेगा, इसलिए वे जल्दी से किनारे की ओर भागे। धमाका! साहिल की जी वैगन कचरा ढोने वाले ट्रक से टकरा गई और गाड़ी चलाने से पहले ट्रक को दूर धकेलने में कामयाब रही। 30 से 40 पुरुष हक्के बक्के रह गए। यह आखिरी चीज थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। जी वैगन कब से इतनी शक्तिशाली हो गई? उसने ट्रक को कैसे धकेला? यह उनकी कल्पना से परे था। जाहिर है, एक जी वैगन एक डंप ट्रक को दूर नहीं धकेल सकती थी, लेकिन साहिल ने रास्ता साफ करने के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग किया और ऐसा प्रभाव पैदा किया। विला में वापस साहिल एक फ़ोन करने वाला था और पता लगाने वाला था कि वे पुरुष कौन थे, ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। जब उसका फ़ोन अचानक बज उठा, साहिल ने उसे उठाया और सीलिया की घबराई हुई आवाज़ सुनी। साहिल, कुछ बुरा हुआ है, जल्दी स्कूल आओ, मिस सेलेना ने किसी को पीट दिया है। क्या हुआ? मुझे धीरे धीरे बताओ। मोंट नाम के किसी ट्रस्ट फंड किड ने मिस सेलेना के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और उसने कुछ बहुत ही घिनौनी बातें कहीं। फिर मिस सेलेना ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। ओह, ये ठीक है। जब तक वह जीवित है, चिंता की कोई बात नहीं है। शांत हो जाओ, सेलेना इसे संभाल लेगी। क्या आप सुनिश्चित हैं? मुझे लगता है कि मोंट अब अपंग हो गया है। उसका परिवार काफ़ी शक्तिशाली है और वह स्कूल में एक जाना माना ट्रस्ट फंड किड है। क्या मिस सेलेना को पकड़ लिया जाएगा? वह नहीं होगी। सेलेना का परिवार मोंट के परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए इतनी छोटी बात के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह, ठीक है। फिर साहिल ने सीलिया के साथ कॉल समाप्त की और मामले से आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि किंग परिवार इससे निपट लेगा। मोंट को पीटने के बाद सेलेना ने क्लास जारी रखी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके सभी क्लासमेट्स ने डर के मारे सेलेना की ओर देखा। दृश्य भयानक था और मोंट अब संभवतः अपंग हो गया था। यह नई देवी ऐसी नहीं थी जिसे वे नाराज कर सकें, खासकर तब जब वह किसी को पीटने के बाद शांति से क्लास जारी रख सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सेलेना के कार्यों के लिए उसे परेशान करने के लिए कोई नहीं आया था, जबकि शक्तिशाली ज़ेंडर परिवार का प्रसिद्ध ट्रस्ट फंड किड मोंट भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया था। मोंट कैपिटल सिटी के चैंपियन अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, जबकि एक मध्यम आयु वर्ग की महिला उसके पास लेटी थी और सिसक रही थी। अध्याय 831। कुछ डॉक्टर्स मोंट का चेकअप करने ही वाले थे। ठीक है, इतना काफ़ी है। रोना बंद करो और खड़ी हो जाओ, डॉक्टर्स उसे देखने जा रहे हैं, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, जो मोंट के पिता टायलर थे। उनके बगल में ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। स्कूल में इतनी बड़ी घटना के बाद चांसलर को मोंट की चोट की जिम्मेदारी लेनी थी, खासकर जब शामिल दोनों पक्ष शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आते थे। टायलर की बात सुनकर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया और खड़ी हो गई। डॉक्टर्स ने चेकअप शुरू किया और जल्द ही उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। मोंट की चोटें उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बदतर थीं। उन्होंने अपने दशकों के पेशेवर अनुभव में ऐसा मरीज कभी नहीं देखा था। मोंट गंभीर रूप से घायल था, फिर भी जीवित था, जो एक चमत्कार था। मेरा बेटा कैसा है, डॉक्टर्स? टायलर ने पूछा। मिस्टर ज़ेंडर, आपके बेटे की चोटें बहुत गंभीर हैं। मुझे डर है कि वह जीवन भर बिस्तर पर ही रहेगा और इसकी संभावना कम है कि वह वारिस पैदा कर पाएगा, सफ़ेद बालों वाले एक डॉक्टर ने जवाब दिया। जब महिला ने यह जवाब सुना तो वह तुरंत मोंट पर झपट पड़ी और रोने लगी। मॉन्टी, तुम्हारा जीवन दुर्भाग्य से क्यों भरा है? टायलर के चेहरे के भाव काले पड़ गए और वह ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के चांसलर की ओर मुड़ा। आपने डॉक्टर्स को सुना, मिस्टर कास्त्रो। ज़ेंडर परिवार उसे कभी माफ़ नहीं करेगा जिसने ये किया है। कृपया शांत हो जाए, मिस्टर ज़ेंडर। अपराधी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और आपके बेटे ने ही इसे उकसाया था। मैं सुलह का सुझाव दूंगा, मिस्टर कास्त्रो ने मनाया। ओह, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि मेरा बेटा अपंग होने के लायक है? आप गलत समझ रहे हैं, मिस्टर ज़ेंडर, मेरा वह मतलब नहीं है। मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका बेटा किस तरह का व्यक्ति है। शायद आप फैसला करने से पहले ये जांचना चाहेंगे कि क्या हुआ था। जांचने के लिए क्या है?
हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए और कर्जदारों को अपना कर्ज चुकाना चाहिए। दुनिया इसी तरह काम करती है। मेरा बेटा अब अपंग है। मुझे परवाह नहीं है कि यह किसने किया, लेकिन मैं उन्हें भी अपंग कर दूंगा। टाइलर ने जोर से कहा। तुम किसे अपंग करने की कोशिश कर रहे हो? एक दमदार आवाज गूंजी और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ। टाइलर जवाब देने ही वाला था कि उसने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। टाइलर ने तुरंत उस आदमी का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया, कैबिनेट मंत्री स्टेफनी। कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने भी उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, कैबिनेट मंत्री स्टेफनी। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने रोना बंद कर दिया। वह बता सकती थी कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ है। जो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंदर आया था वह कैपिटल सिटी के कैबिनेट मंत्री विल्सन स्टेफनी थे, जो जूलिया स्टेफनी के पिता और सोमरलैंड की स्थिरता बनाए रखने वाली शक्ति मेसन स्टेफनी के पोते थे। वह एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनसे मुलाकात करना लगभग असंभव था। टाइलर जेंडर, क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे बेटे ने किस पर हाथ डालने की कोशिश की है? अपराधी को अपंग करने की बात पर अभी चर्चा नहीं करते हैं। जेंडर परिवार अभी बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए शायद तुम पहले ये सोचना चाहोगे कि तुम दूसरे पक्ष के गुस्से को कैसे शांत कर सकते हो। मैं अपने सचिव से बाद में तुम्हें उनका पता दिलवा दूंगा और तुम व्यक्तिगत रूप से जाकर माफी मांग सकते हो। उनसे पूछो कि उनकी क्या मांगे हैं और उनका क्षमादान पाने की कोशिश करो, वरना कोई भी जेंडर परिवार को नहीं बचा पाएगा। फिर विल्सन मुड़े और चले गए, जिससे कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग भ्रमित होकर एक दूसरे को देखने लगे। टाइलर अब जान गया था कि उसके बेटे ने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। वहां केवल कुछ ही चुनिंदा शक्तियां थीं जो विल्सन को व्यक्तिगत रूप से आने के लिए मजबूर कर सकती थीं, और उनमें से कोई भी शक्ति जेंडर परिवार को आसानी से तबाह कर सकती थी। टाइलर ने बिस्तर पर लेटे मोंट की ओर देखा और उसका मन किया कि वह अपने इस मुसीबत पैदा करने वाले बेटे को एक तमाचा मारकर खत्म कर दे। तुमने ही उसे इतना बिगाड़ा है, नीच औरत। तुम्हें बस मेरे लिए मुसीबत खड़ी करनी है। यहां से दफा हो जाओ। टाइलर मध्यम आयु वर्ग की महिला पर चिल्लाया। उसने बहस करने या रोने की भी हिम्मत नहीं की। हमेशा की तरह साहिल दोपहर में दोनों महिलाओं को घर ले आया। सेलेना ने मोंट के बारे में कुछ नहीं कहा और साहिल ने भी नहीं पूछा। आखिरकार किंग परिवार एक कारण से सबसे शक्तिशाली छिपा हुआ एरिस्टोक्रेटिक परिवार था। वे इस तरह के छोटे मामले से निपटने में सक्षम होने चाहिए। अध्याय 832। अगले दिन साहिल को दोनों महिलाओं को स्कूल भेजने के बाद जूलिया का फोन आया। उसने पहले ही एक नोटिस तैयार कर लिया था जो साधारण लोगों को मार्शल आर्टिस्ट्स के अस्तित्व के बारे में सूचित करता था। हालांकि सोमरलैंड में अराजकता शांत हो गई थी, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में डोमिनिक परिवार और स्टार एलायंस द्वारा फैलाई गई अफवाहों ने साधारण लोगों को मार्शल आर्टिस्ट्स के अस्तित्व के बारे में अधिक से अधिक जिज्ञासु बना दिया था। इस स्थिति में मार्शल आर्टिस्ट्स को और अधिक छिपाना फायदे के बजाय मुसीबत का कारण बनेगा। साहिल ने पहले मेसन के साथ सोमरलैंड की सरकार के माध्यम से औपचारिक रूप से मार्शल आर्टिस्ट्स के अस्तित्व का खुलासा करने के साथ साथ शिक्षा में मार्शल आर्ट्स को लागू करने पर चर्चा की थी, ताकि साधारण लोगों की जिज्ञासा को शांत किया जा सके और साथ ही प्रतिभाओं को खोजा जा सके। हालांकि इस विचार के साथ काफ़ी समस्याएं थीं। जैसे जैसे समय बीतेगा, सोमरलैंड में धीरे धीरे अधिक से अधिक मार्शल आर्टिस्ट्स होंगे। इसकी कुछ अरब की विशाल आबादी को देखते हुए हर साल इतने सारे बच्चे पैदा होते थे, और भले ही केवल कुछ चुनिंदा लोगों में मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा हो, फिर भी भविष्य में देश में कई मार्शल आर्टिस्ट्स होंगे। ये सोमरलैंड के प्रबंधन के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती के परिणामस्वरूप सोमरलैंड के भीतर गृहयुद्ध हो सकता है। इस अवधारणा के पक्ष और विपक्ष दोनों थे, क्योंकि सोमरलैंड या तो एक बहुत शक्तिशाली देश बन सकता था या बर्बाद हो सकता था। यही कारण था कि मेसन ने तब मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में चुप रहना चुना था। वह अभी जीवित थे और इस तरह स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन एक बार जब वह मर गए तो वह जानते थे कि सोमरलैंड अराजकता में गिर जाएगा। यह उन छिपे हुए एरिस्टोक्रेटिक परिवारों से स्पष्ट था जो फिर से उभर रहे थे, और साथ ही विभिन्न संप्रदायों से भी। एक बार मेसन के मरने के बाद सोमरलैंड के पास स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। तब तक सोमरलैंड में शक्तिशाली और लालची लोगों के दंगा करने और अपने लिए नियंत्रण पाने की कोशिश करने से पहले विदेशी हमलों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सोमरलैंड पूरी तरह से अराजकता में धकेल दिया जाएगा, जो कि आखिरी परिणाम था जिसे कोई भी चाहता था। हालांकि चीजें उस बिंदु तक पहुंच गई थीं जहां मार्शल आर्टिस्ट्स के अस्तित्व को और छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इसे छिपा नहीं सकते थे, भले ही वे चाहते हों, और इसलिए भी क्योंकि साहिल सोमरलैंड को अराजकता में गिरने नहीं देगा। जैसे कि मेसन साहिल के सुझाव से सहमत हो गए कि सोमरलैंड की सरकार के नाम पर एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। जल्द ही हर कोई सोमरलैंड में मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर देगा। यह अपरिहार्य था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि उनका बेटा एक अजेय मार्शल आर्टिस्ट बने जो सब कुछ करने में सक्षम हो। अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए अलग अलग करियर पथ की कामना करने लगेंगे।
साहिल जूलिया से मिलने के लिए निकल पड़ा और जल्द ही पहुंच गया। अध्याय 833। जूलिया ने साहिल को कागज का एक टुकड़ा थमाया और कहा, ये वह नोटिस है जो मैंने तैयार किया है। इसे देख लो और मुझे बताओ कि क्या मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। साहिल ने कागज लिया और उस पर नज़र डाली। कुल मिलाकर नोटिस ठीक था, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें उनके इरादों को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए फिर से लिखा जा सकता था। साहिल ने जूलिया को अपने विचार बताए और जल्द ही मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में एक आधिकारिक नोटिस पूरे देश में भेज दिया गया। नोटिस सबसे पहले प्रांतीय कैबिनेट मंत्रियों के पास पहुंचे और फिर वे अपने रैंकों के नीचे पास किए गए जब तक कि वे काउंटी स्तर के शहरों और गांवों तक नहीं पहुंच गए। उसी समय सोमरलैंड के आधिकारिक समाचार चैनल ने भी आज रात मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में कुछ चीजें समझाने की योजना बनाई। रात के खाने के दौरान साहिल लिविंग रूम में सीलिया और सेलेना के साथ बेकार की बातें कर रहा था जब उसने समय देखा। ये देखते हुए कि समाचार शुरू होने वाला है, साहिल ने टेलीविजन चालू कर दिया। सोमरलैंड के हर टेलीविजन चैनल को सोमरलैंड इवनिंग न्यूज़ के लाइव प्रसारण पर सेट किया गया था। साहिल ने एक रैंडम चैनल चुना और स्पीकर से होस्ट की आवाज़ सुनाई दी। शुभ संध्या, सोमरलैंड इवनिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज रात का समाचार विषय मार्शल आर्टिस्ट्स होगा। एक मार्शल आर्टिस्ट क्या है? मार्शल आर्टिस्ट्स और साधारण लोगों के बीच क्या अंतर है? हम मार्शल आर्टिस्ट्स कैसे बन सकते हैं? मुझे यकीन है कि हर कोई मेरी तरह ही जिज्ञासु है, इसलिए मुझे गहराई से जाने दें और इन 3 सवालों के जवाब देने दें। सीलिया और सेलेना का ध्यान तुरंत समाचार प्रसारण ने खींच लिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आधिकारिक समाचार मार्शल आर्टिस्ट्स पर रिपोर्टिंग शुरू कर देगा। क्या सरकार आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट्स के अस्तित्व का प्रचार कर रही है? उन दोनों ने भ्रम के साथ साहिल की ओर देखा, लेकिन उस आदमी ने उन्हें देखते रहने का इशारा किया। होस्ट ने पहले मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच वास्तविक जीवन की लड़ाई का एक क्लिप दिखाया। वहां नंगे हाथों से पत्थरों को तोड़ना था, कोई गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा था और दीवारों पर चल रहा था। साथ ही विभिन्न लाठियों से जुड़े हर तरह के करतब थे। हर चाल शक्तिशाली और विस्मयकारी थी और मार्शल आर्टिस्ट के हाथों की फुर्ती और हरकतों को देखकर ही लोगों को उत्तेजना महसूस हुई। क्लिप के बाद होस्ट ने जारी रखा, जो क्लिप अभी सबने देखी है उसमें कोई विशेष प्रभाव संपादन नहीं किया गया है। ये लोग मौजूद हैं और यही वे हैं जिन्हें हम मार्शल आर्टिस्ट्स कहते हैं। मार्शल आर्टिस्ट्स लोगों का एक रहस्यमय समूह है जो लंबे समय से हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे इतिहास में सदियों पीछे तक उनका पता लगाया जा सकता है। उन्होंने बस खुद को छिपा लिया है ताकि साधारण लोगों के जीवन में खलल न पड़े, और उन्होंने अपनी अलौकिक क्षमताओं को न दिखाने का विकल्प चुना। हालांकि जबकि उन्होंने खुद को छिपा कर रखा है, हम सोमरलैंड में उनके द्वारा किए गए योगदानों पर विवाद नहीं कर सकते। होस्ट ने एक और क्लिप दिखाया जिसमें अनगिनत सोमरलैंड के अभिजात वर्ग अपने परिवार और घर की रक्षा के लिए सीमाओं पर अथक रूप से लड़ रहे थे। इसमें मार्शल आर्टिस्ट्स को दुश्मन ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया था जो सोमरलैंड पर आक्रमण करना चाहते थे, और उनमें से कुछ लड़ाई के दौरान मर रहे थे। यह एक जोशीला और मर्मस्पर्शी क्लिप था और अनगिनत सोमा वंशज अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने जोश में रो पड़े। क्लिप समाप्त हुई और होस्ट ने रुंधे हुए स्वर में जारी रखा, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अनगिनत सोमा मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा अपने शरीर और जान जोखिम में डालने के कारण हर कोई शांति से रह सकता है। हम अंधेरे के इन नायकों को हमेशा याद रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए इतना बलिदान दिया है। एक बार जब कोई व्यक्ति मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है तो वह धीरे धीरे साधारण लोगों के जीवन से अलग हो जाएगा। उनकी पहचान भी बदल जाती है, सुरक्षित से रक्षक की, आने वाले किसी भी खतरे के खिलाफ। टेलीविजन नाटकों में आप जो देखते हैं उसके विपरीत इन मार्शल आर्टिस्ट्स को दुनिया में अकेले घूमने और सभी अन्यायों के खिलाफ लड़ने की अनुमति नहीं है, बल्कि वे सोमरलैंड के कानूनों से भी बंधे हैं, जबकि किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप साधारण लोगों की तुलना में अधिक सजा मिलेगी। मार्शल आर्टिस्ट बनना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको प्रतिभा और परिश्रम दोनों की आवश्यकता होगी। 16 साल की उम्र से पहले के साल मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि उसके बाद की कोई भी कड़ी मेहनत बेकार जाएगी। मार्शल आर्टिस्ट्स को कम उम्र में व्यवस्थित प्रशिक्षण से गुजरना होगा। मैं दोहराता हूँ, व्यवस्थित प्रशिक्षण, खुद को अपने कमरे में बंद करना और खुद सीखना नहीं। यदि आप बिना मार्गदर्शन के प्रशिक्षण लेते हैं और खुद को चोट पहुंचाते हैं तो न केवल मार्शल आर्टिस्ट बनने की कोई उम्मीद नहीं होगी, बल्कि आप खुद को जोखिम में भी डाल सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इसलिए कृपया अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अब मुझे मार्शल आर्टिस्ट्स के विभिन्न स्तरों के बारे में बात करने दें। अनगिनत वर्षों के विकास के बाद अब मार्शल आर्टिस्ट्स के विभिन्न स्तर हैं। सबसे नीचे 3rd क्लास मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, उसके बाद 2nd क्लास मार्शल आर्टिस्ट्स, फिर 1st क्लास मार्शल आर्टिस्ट्स। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास टाइगर रैंकर्स और ड्रैगन रैंकर्स हैं। आज रात का सोमरलैंड इवनिंग न्यूज़ एक विशेष रिपोर्ट थी, इसलिए ये लगभग 2 घंटे तक चला।
रिपोर्ट मार्शल आर्टिस्ट्स को समझने के बारे में थी और यह पहली बार था जब मार्शल आर्टिस्ट्स के अस्तित्व पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा रही थी। ये सोमरलैंड की सरकार के अधीन भी था, इसलिए इसने वास्तव में हंगामा खड़ा कर दिया। अध्याय 834। अगले दिन सोमरलैंड में हर कोई मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में बात कर रहा था। इस समय सोमरलैंड सरकार द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया था और हर काउंटी स्तर के शहर और गांव तक पहुंच गया था। आधिकारिक समाचार प्रसारण और नोटिस दोनों ने मार्शल आर्टिस्ट्स के अस्तित्व के बारे में अरबों सोमा वंशजों के विश्वास को पुख्ता कर दिया था। अनगिनत युवाओं ने भी उत्तेजना महसूस करना शुरू कर दिया और वे मार्शल आर्ट सीखना और मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे। अधिकांश बड़े वयस्क जैसे कि माता पिता भी चाहते थे कि उनके बच्चे मार्शल आर्टिस्ट बनने की कोशिश करें। वे देखना चाहते थे कि क्या उनके बच्चे में कोई मार्शल प्रतिभा है और क्या वे इस तरह से सफल हो सकते हैं। आखिरकार कई माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे सफल हों। हालांकि अभी भी माता पिता का एक अल्पसंख्यक वर्ग था जो नहीं चाहता था कि उनके बच्चे मार्शल आर्टिस्ट बने। समाचार प्रसारण ने पहले ही कहा था कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और मार्शल आर्टिस्ट्स की जिम्मेदारी पूरे सोमरलैंड की रक्षा करने की है। इस प्रकार खुद को बड़े जोखिम में डालना। माता पिता ने समाचारों में देखा था कि कैसे अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट सोमरलैंड को दुश्मन ताकतों से बचाने के लिए खून में नहाए हुए थे और कुछ ने इस प्रक्रिया में अपनी जान भी गंवा दी थी। माता पिता के रूप में उनमें से अधिकांश बस यही चाहते थे कि उनके बच्चे सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। शिक्षा में मार्शल आर्ट्स की कक्षाओं को शामिल करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। मार्शल आर्ट्स शिक्षक कहाँ से लाएं, इसका मुद्दा। इन शिक्षकों को बहुत शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें कम से कम एक मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए था, वरना छात्र शिक्षक की शिक्षाओं पर भरोसा नहीं करेंगे। इस दर पर सोमरलैंड को बहुत सारे निम्न स्तर के मार्शल आर्टिस्ट्स की आवश्यकता होने वाली थी और उन्हें विभिन्न मार्शल आर्ट्स एरिस्टोक्रेटिक परिवारों की मदद की आवश्यकता थी। वे नए उभरे हुए बल जो खुद को और विकसित करना चाहते थे, स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों के रूप में उच्च मार्शल आर्ट्स प्रतिभा वाले बच्चों की तलाश में होंगे। इसलिए मेसन ने जूलिया से सोमरलैंड के सभी मार्शल आर्ट्स एरिस्टोक्रेटिक परिवारों को एक नोटिस भेजने के लिए कहा और उनसे कहा कि वे अगले दिन एक बैठक के लिए अपने परिवारों के मुखिया को कैपिटल सिटी भेजें। न केवल नए उभरे हुए छिपे हुए एरिस्टोक्रेटिक परिवार और संप्रदाय शामिल थे, सोमरलैंड के सभी मार्शल आर्ट्स एरिस्टोक्रेटिक परिवारों को भी बैठक में शामिल होना था। बैठक में न केवल आय के मुद्दे और विभिन्न बलों द्वारा संसाधनों के विभाजन पर चर्चा की जाएगी, बल्कि इन परिवारों द्वारा निम्न स्तर के शिष्यों को मार्शल आर्ट्स शिक्षक बनने के लिए भेजने के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। मेसन, जो सोमरलैंड के चीफ ऑफ स्टाफ और पीक गॉड रैंक के एक सुप्रीम पावर हाउस थे, उनके द्वारा परिवारों को इकट्ठा करने पर किसी ने भी देर करने की हिम्मत नहीं की। सभी बल समय पर बैठक में शामिल होने के लिए सहमत हुए। ये लाभों को वितरित करने का समय था। मेसन चाहते थे कि साहिल भी बैठक में शामिल हो, लेकिन युवक ने यह दावा करते हुए मना कर दिया कि वह कुछ और दिन आराम करना चाहता है। मेसन ने उसे मजबूर नहीं किया। साहिल को यह बहुत परेशानी भरा लगा, इसलिए उसने ऐसे तुच्छ मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रचार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसने मेसन से बस इतना कहा कि जब लाभों को वितरित करने की बात आए तो वह किंग परिवार के प्रति अधिक कृपा दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोमरलैंड में सबसे अधिक योगदान दिया था। मेसन ने सोमरलैंड के सभी मार्शल आर्ट्स एरिस्टोक्रेटिक परिवारों को कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए एक बैठक के लिए इकट्ठा किया। दुनिया में अब 5 प्रमुख शक्तियां थीं और सोमरलैंड को छोड़कर अन्य 4 पहले से ही क्रिस परिवार में शामिल हो गए थे और एक प्रमुख शक्ति बन गए थे। क्रिस परिवार द्वारा सोमरलैंड पर हमला करना बस समय की बात थी और मेसन को सभी बलों और उनके नेताओं की चर्चा करने और मिलकर एक योजना बनाने की आवश्यकता थी। अगले दिन साहिल ने सीलिया और सेलेना को फिर से स्कूल भेजा। आज ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार पर सेलेना के लिए और भी अधिक लोग इंतजार कर रहे थे, जिनमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल थे। जैसे ही सेलेना कार से बाहर निकली, भीड़ ने उसे घेर लिया, जिससे सीलिया थोड़ा चौंक गई। सीलिया ने सेलेना का हाथ पकड़ लिया और दूसरी ने उसे आश्वस्त करने के लिए उसका हाथ थपथपाया। मिस सेलेना, आप निश्चित रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट होंगी, है ना? मैंने कल आपको बिना पसीना बहाए मोंट को पीटते हुए देखा था। हाँ हाँ, आपने प्रशिक्षण कब शुरू किया, मिस सेलेना? आप अभी किस क्षेत्र में हैं? क्या आप उड़ सकती हैं? मिस सेलेना, समाचार प्रसारण में कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या ये सच है? क्या हमारे पास कोई मौका नहीं बचा है? क्या आप हमें कोशिश करने दे सकती हैं? मैं भी मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। छात्रों ने एक ही समय में हर तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिया। सेलेना ने भौहें सिकोड़ी। उसे इतने सारे लोगों से घिरे रहने की आदत नहीं थी और उसने अपना शक्तिशाली ऑरा छोड़ दिया। अध्याय 835। वह धीरे से गुर्राई, हटो। सेलेना के आसपास के लोग कांप गए और तुरंत बात करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने सहज रूप से सेलेना के लिए रास्ता बना दिया। सेलेना एक भी सवाल का जवाब दिए बिना सीलिया को साथ लेकर चली गई।
उन दोनों के जाने के बाद ही बाकी सभी लोग वास्तविकता में वापस आए। क्या तुम लोगों ने अभी वह महसूस किया? मेरा शरीर ठंडा महसूस हुआ और मैं एक पल के लिए वास्तव में सांस नहीं ले सका। मेरे हाथ भी जम गए थे और मुझे समुद्र में एक छोटी नाव जैसा महसूस हुआ जो किसी भी क्षण पलट सकती थी। मुझे भी मिस सेलेना निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट होनी चाहिए। केवल उनके ऑरा ने ही हमें इतना छोटा महसूस कराया। वह बहुत मजबूत हैं। मुझे लगता है कि मिस सेलेना को कम से कम सेकंड क्लास मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए। सिर्फ सेकंड क्लास? मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि मिस सेलेना कम से कम फर्स्ट क्लास हैं। क्या सेकंड और फर्स्ट क्लास? मिस सेलेना शायद सिर्फ एक टाइगर रैंकर हों। बिल्कुल नहीं, वह इतनी जवान है, वह टाइगर रैंकर कैसे हो सकती है? समाचारों में कहा गया था कि टाइगर रैंकर्स पहले से ही सोमरलैंड के अभिजात वर्ग थे। इसमें इतना असंभव क्या है? क्या होगा अगर मिस सेलेना उतनी ही प्रतिभाशाली हों? मुझे लगता है कि यह असंभव है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शर्त लगानी है। जरूर। जोखिम क्या है? जो भी हारता है वह स्कूल प्रसारण में 3 बार चिल्लाता है, मैं कचरे का एक बेकार टुकड़ा हूं। ठीक है, चलो और अभी मिस सेलेना से पूछते हैं। चलो। भीड़ धीरे धीरे छट गई। साहिल ने ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के छात्रों को जाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्टिस्ट्स के प्रकाशन ने साधारण लोगों को प्रभावित किया है, हालांकि बहुत अधिक नहीं। आखिरकार मनुष्य अनुकूलनशील प्राणी थे। उन्हें इसकी आदत होने में बस समय लगेगा। जब साहिल ने सीलिया और सेलेना को स्कूल भेजा तो मेसन को विदेशी सोमर जासूसों से भी अचानक एक संदेश मिला। क्रिस परिवार आज शेष 3 ताकतों के साथ सोमरलैंड पर हमला करने जा रहा था। इसने मेसन को स्तब्ध कर दिया, लेकिन वह एक अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए वह जल्दी से शांत होने में कामयाब रहे और तुरंत योजना बनाना शुरू कर दिया। फाल्कोनिया और सोमरलैंड के बीच का सबसे करीबी बिंदु डार्क केप था और उन्हें यकीन था कि क्रिस परिवार वहीं से हमला करेगा। मेसन ने जूलिया को सोमरलैंड की सभी ताकतों को सूचित करने के लिए कहा। बैठक का स्थान कैपिटल सिटी से बदलकर डार्क केप कर दिया। फिर उन्होंने सभी बलों को अपने सबसे मजबूत सैनिकों को बैठक में भेजने के लिए कहा। चूंकि यह संसाधनों के वितरण के संबंध में एक बैठक थी, इसलिए अधिक शक्तिशाली बलों को उन लोगों की तुलना में अधिक संसाधन प्राप्त होंगे जो अपनी पूरी ताकत दिखाने में असमर्थ थे। सच्चाई यही थी, चाहे वह सभी के लिए उचित हो या न हो। जूलिया जानती थी कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण है और इसलिए उसने जितनी जल्दी हो सके सभी परिवारों को सूचित किया। स्थान में अचानक बदलाव और अपने सबसे मजबूत सैनिकों को भेजने की आवश्यकता के बारे में सभी नेता भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सोमरलैंड में 2 पीक गॉड रैंकर्स हो सकते हैं, लेकिन परिवार जानते थे कि वे 2 पीक गॉड रैंकर्स उन सभी को मारने के लिए इस अवसर का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह सोमरलैंड के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसा करने में कोई लाभ नहीं था और ऐसा करने का कोई अच्छा कारण भी नहीं था। जैसे कि उन्होंने मेसन के निर्देश का पालन किया और अपने बुजुर्गों और ग्रैंड मास्टर्स को बुलाया जो पहले एकांत में थे। फिर उन्होंने अपने परिवारों को और विकसित करने के लिए सबसे अधिक संसाधन प्राप्त करने की आशा में बैठक में अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को भेजा। अपने सबसे शक्तिशाली सदस्यों को प्रदर्शित करने का दूसरा लाभ यह था कि समय आने पर उन्हें शिष्यों का बेहतर चयन मिलेगा, क्योंकि हर बच्चा अधिक शक्तिशाली बल की कतार में शामिल होना चाहेगा। सब कुछ तैयार करने के बाद मेसन के चेहरे के भाव गंभीर बने रहे। पिछली बार के विपरीत वे एक कठिन लड़ाई के लिए तैयार थे। 4 बलों के बीच 4 ज्ञात पीक गॉड रैंकर्स थे और मेसन जानते थे कि क्रिस परिवार के पास एक तुरुप का पत्ता भी है। मेसन इस बारे में गहरे विचार में पड़ गए कि उन्हें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। अन्य बलों को सूचित करने के बाद जूलिया मेसन के पास आए और पूछा, क्या मुझे साहिल को सूचित करना चाहिए, ग्रेट ग्रैंडपा? मेसन ने आह भरी और जवाब दिया, अभी नहीं। लेकिन ग्रेट ग्रैंडपा, जूलिया, अगर मैं इस बार वापस नहीं आया तो साहिल को ले जाना और छिप जाना। उसे तब तक बाहर मत आने देना जब तक कि वह पीक गॉड रैंक को पार न कर ले। वह सोमरलैंड की एकमात्र आशा है, इसलिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मेसन ने कहा। नहीं ग्रेट ग्रैंडपा, आप सुरक्षित वापस आएंगे, जूलिया ने आंसुओं के साथ कहा। जूली, जो मैंने कहा उसे मत भूलना। सुनिश्चित करें कि साहिल जल्दबाजी में कोई काम न करे। वह हमारी एकमात्र आशा है, इसे मत भूलना। अध्याय 836 डार्क केप। सोमरलैंड के सभी बड़े खिलाड़ी यहाँ इकट्ठे हुए। इसके अलावा लगभग सबसे मजबूत बल मौजूद थे। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण अवधि थी जब सोमरलैंड संसाधनों का आवंटन करने जा रहा था। अपनी ताकत छिपाना जारी रखना एक बुरा विचार था। मेसन ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक बल की स्पष्ट ताकत के अनुसार संसाधन आवंटित किए जाएंगे। अपनी ताकत छिपाने से न केवल संसाधनों का आवंटन करते समय आप नुकसान में रहेंगे, बल्कि शिष्यों की भर्ती करते समय भी आपको नुकसान होगा। कोई भी इतना मूर्ख नहीं था। मार्शल आर्टिस्ट सब खुले में थे। हर कोई मार्शल आर्ट सीखना शुरू करने वाला था। अपने लिए नाम बनाने के लिए कोई भी ना नहीं कहेगा। कोई भी अपने परिवार का गौरव बढ़ाने से इनकार नहीं करेगा।
कोई भी अपने लिए फिर से गौरव लाने को अस्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हर किसी ने इस बैठक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत की। बैठक में शामिल होने वाली सेनाओं को डाक केप की सबसे ऊंची चोटी डाक केप पीक तक ले जाया गया। डाक केप पीक डाक केप के परिदृश्य के शानदार दृश्य वाला एक मनोरम स्थान था। पहाड़ की चोटी भी विशाल थी। वहां सैकड़ों लोग थे, जिनमें सेनाएं और सोमरलैंड के अधिकारी शामिल थे। ऊपर खड़े होने पर आधे से भी कम जगह घिरी थी। मेसन पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर फाल्कोनिया की ओर देख रहे थे। मेसन के पीछे एक आकृति सीधी खड़ी हुई और कहा, सर, आसपास के सभी लोगों को निकाल लिया गया है। डिक, धन्यवाद। मेसन पीछे मुड़े और कहा, इसका जिक्र मत कीजिए, सर, यह मेरा काम है। डिक ने जवाब दिया। उसके साथ ही वह एक तरफ हट गया। वह सोमरलैंड पार्लियामेंट के बाकी सदस्यों के साथ खड़ा हो गया। साहिल को छोड़कर सोमरलैंड पार्लियामेंट के सभी सदस्य मौजूद थे। ये सोमरलैंड के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। उनके पास जितने अधिक लोग थे, वे उतने ही मजबूत थे। मेसन आशा की जरा सी भी किरण छोड़ना नहीं चाहते थे। यदि उन्होंने हार मान ली तो उनके पीछे अरबों सोमरलैंडर्स गहरी मुसीबत में पड़ जाएंगे। देवियों और सज्जनों, स्थान में अचानक बदलाव और आपके यहाँ आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, मेसन ने कहा और मौजूद सैकड़ों लोगों के सामने सिर झुकाया। ऐसा करके उन्होंने सबको चौंका दिया। मेसन पीक गॉड रैंक के एक सुप्रीम पावर हाउस थे। वह सोमरलैंड की स्थिरता बनाए रखने वाली शक्ति थे। हालांकि उन्होंने इन लोगों के सामने सिर झुकाया। हालांकि वे खुद को कोई साधारण प्राणी नहीं मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे किस काबिल हैं। वे मेसन के इतने बड़े व्यवहार के योग्य होने की स्थिति में नहीं थे। हर किसी को लगा कि कुछ गलत है। ऐसा लग रहा था कि इसमें दिखने वाली बात से कहीं ज्यादा कुछ है। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, हम आपके अनुरोध के अनुसार अपनी सबसे मजबूत टीम के साथ यहाँ हैं। आप हमें बताते क्यों नहीं कि क्या हो रहा है? हाँ, ओल्ड मास्टर स्टेफनी, बस हमें बता दीजिए कि क्या हो रहा है ताकि हमें पता चल सके कि क्या उम्मीद करनी है। आप हमें इस तरह घबरा रहे हैं। हम इतने बड़े व्यवहार को सहन नहीं कर सकते। दूसरों ने कुछ नहीं कहा। हालांकि सबकी नज़रें मेसन पर टिकी थीं। वे उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उन सभी ने सोचा कि मेसन के झुकने का मतलब है कि कुछ बुरा होने वाला है। इस बिंदु पर मेसन के पास छिपाने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। आखिरकार आगे जो होने वाला था उससे निपटने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ा। देवियों और सज्जनों, मुझे आज सुबह खबर मिली है कि क्रिस परिवार बाकी 3 प्रमुख ताकतों के साथ सोमरलैंड में मुझसे मिलने आएगा, इसलिए मैं उनसे यहाँ मिल रहा हूँ। क्या? मेसन के बयान ने कमरे में मौजूद सैकड़ों लोगों को चौंका दिया। क्रिस परिवार बाकी 3 प्रमुख ताकतों के साथ सोमरलैंड आएगा। वे आक्रामक थे। अध्याय 837। यह मात्र एक मुलाकात कैसे हो सकती है? वे यहाँ सोमरलैंड का परीक्षण करने आए थे। वे यहाँ ये देखने आए थे कि क्या वे सोमरलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। तभी बात समझ में आई। कोई आश्चर्य नहीं कि मेसन ने उन्हें अपने सबसे मजबूत सदस्यों को लाने के लिए कहा था। विचार संसाधनों को आवंटित करने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन से बचाव के लिए सोमरलैंड की सेनाओं को इकट्ठा करना था। इससे पहले कि कोई बोल पाता, मेसन ने आगे कहा, आपको उनका उद्देश्य पता होना चाहिए। मैंने आपसे दुश्मनों को भगाने और अपराधियों को रोकने में सोमरलैंड की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने को कहा है। जब राष्ट्र का उल्लंघन होता है तो कोई भी अछूता नहीं बच सकता। अगर सोमरलैंड पर हमला हुआ तो हर किसी को मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। हम अपने घरों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम मिलकर काम करें, मेसन ने कहा और फिर से सबके सामने सिर झुकाया। दुश्मनों को भगाने और अपराधियों को रोकने में सोमरलैंड की मदद करें। सोमरलैंड के अन्य अधिकारी भी आगे की ओर झुके। उन्होंने सभी सेनाओं के सामने गहरा सिर झुकाया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेसन ने अकेले सोमरलैंड का समर्थन किया। यदि आप मेसन को छोड़ दें तो प्रमुख ताकतों के सामने सोमरलैंड के अधिकारियों का जिक्र करना भी बेकार था। वे ताकत और संख्या के मामले में बहुत अलग थे। हालांकि मेसन के यहाँ होने से सोमरलैंड दुनिया की 5 प्रमुख शक्तियों में से एक होगा। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, मैं आपकी योजना से प्रभावित हूँ, लेकिन अब जबकि किंग परिवार यहाँ है, हम इससे निपटने के लिए सोमरलैंड के साथ काम करेंगे। आखिरकार सोमरलैंड हमारा घर है। जब दूसरे हमें डरा रहे हों तो किंग परिवार के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है, डेलमोंट ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। उन्हें शुरू से ही पता था कि कुछ गलत है। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वास्तव में वह क्या है। इसलिए वे परिवार के 2/3 लड़ाकों को अपने साथ लाए। उन्होंने एहतियात के तौर पर 1/3 घर पर रखे। वाकई कुछ न कुछ तो हुआ ही। हालांकि ये वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। किंग परिवार अब यहाँ था। वापस जाने का कोई मतलब नहीं था। यदि ऐसा है तो वे सोमरलैंड में अपनी सम्मानजनक स्थिति को कैसे बनाए रखेंगे? इसके अलावा भले ही क्रिस परिवार अन्य 3 प्रमुख शक्तियों के साथ आया हो, डेलमोंट को नहीं लगता था कि सोमरलैंड हार जाएगा। आखिरकार सोमरलैंड में 2 पीक गॉड रैंकर्स थे।
सिल्वर फेस मालन को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। उसकी ताकत बताने की जरूरत नहीं थी। मेसन भी एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे निचले स्तर से ऊपर तक काम किया। वे युद्ध में अनुभवी थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन 4 पीक गॉड रैंकर से लड़ने वाले 2 पीक गॉड रैंकर का होना असंभव नहीं था। इसके अलावा विभिन्न सेनाओं से सैकड़ों लोग थे। दूसरा पक्ष हमला नहीं भी कर सकता था। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो ये कहना मुश्किल था कि वे जीतेंगे भी या नहीं। विदेशी पीक गॉड रैंकर्स अपनी जान की कीमत समझने और साल भर खुद को बंद रखने के लिए मशहूर थे। वे थोड़ा और जीने के लिए ऐसा करते थे। वे जीत के बदले जीवन का सौदा करने को तैयार नहीं थे। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, आप इतने सालों के बाद भी बहुत बुद्धिमान हैं। आपने सोमरलैंड के लिए वह सब कुछ किया है जो आप कर सकते हैं। क्रम्स के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है और वह सोमरलैंड और हमारे घर की रक्षा करने में आपकी मदद करने के लिए वह सब कुछ करेंगे जो वे कर सकते हैं, क्रम्स के मुखिया टेड ने कहा। उनके मन में शायद डेलमोंट जैसा ही विचार था। जो भी सेनाओं के मुखिया और कुलपति बने वे चालाक थे। अगर डेलमोंट इसके बारे में सोच सकते थे तो बाकी सभी भी सोच सकते थे। किंग परिवार और क्रम्स को अपना समर्थन व्यक्त करते हुए देखकर अन्य सेनाओं ने भी विचार करना शुरू कर दिया। वे सोमरलैंड की मदद करने और अपने घर की रक्षा के लिए वह सब कुछ करेंगे जो वे कर सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, भले ही उन्होंने मन ही मन ऐसा करने से इनकार कर दिया हो। अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये तब तक था जब तक वे सोमरलैंड में और नहीं रहना चाहते थे। अध्याय 838। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मेरा मानना है कि जब तक हम एक साथ रहेंगे, मिलकर काम करेंगे और अपने देश की ताकत को एकजुट करेंगे, वे सोमरलैंड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मेसन ने ईमानदारी से कहा। मेसन को परिवारों का समर्थन मिलने से अस्थायी रूप से राहत मिली। उनका सबसे बड़ा डर ये था कि ये लोग दुश्मन की ताकत जानने के बाद मदद करने से इनकार कर देंगे। यही कारण था कि उन्होंने शुरू में सच नहीं बताया। ये काफ़ी अच्छा काम करता हुआ लग रहा था। चाहे वे ईमानदार हो या मजबूर, कम से कम सैकड़ों मास्टर्स यहाँ थे, जो काफ़ी डरावना था। अगर ये लोग वास्तव में पीछे हट जाते तो मेसन उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल दुश्मन का सामना कर सकते थे। वे उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देते, भले ही उन्हें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, चूंकि हमें क्रिस परिवार के नेतृत्व वाली 3 प्रमुख ताकतों का सामना करना है, तो कैप्टन सिल्वरफेस के बारे में क्या? वह लापता क्यों है? उसे बुलाओ और हमें देखने दो कि मालन को घायल करने वाला बड़ा आदमी कैसा दिखता है। हाँ, ओल्ड मास्टर स्टेफनी, हम भी कैप्टन सिल्वरफेस से मिलना चाहते हैं। उन्हें बुलाओ। हर कोई इसमें शामिल हो गया। वे रहस्यमय सिल्वरफेस से मिलना चाहते थे। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे राहत महसूस करना चाहते थे। ऐसा लग सकता है कि वहां सैकड़ों लोग थे। हालांकि क्रिस परिवार के नेतृत्व वाली 3 प्रमुख शक्तियों का सामना करने पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनके दुश्मन के पास 4 पीक गॉड रैंकर्स थे। मेसन उनमें से केवल 2 को ही रोक सकते थे, भले ही वे अपनी जान जोखिम में डाल दें। बाकी 2 का क्या? दुश्मन उनका सामना करते समय भीड़ों के झुंड में भेड़ियों की तरह होंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि दुश्मन के पास केवल 4 पीक गॉड रैंकर्स थे। उनके पास लेट गॉड रैंकर्स और मिड गॉड रैंकर्स भी थे। सोमरलैंड में 2 पीक गॉड रैंकर्स सिल्वरफेस और मेसन थे, इसलिए उन्हें दुश्मन का सामना करने का आत्मविश्वास था। वरना वे आगे क्यों बढ़ते जब वे जानते थे कि वे केवल मरने वाले हैं? सबकी बातें सुनकर मेसन तुरंत कड़वाहट से मुस्कुराए। वे उनके विचारों को समझ गए। हालांकि साहिल नहीं आ सका। यह एक एहतियात थी। यदि क्रिस परिवार के पास वास्तव में पीक गॉड रैंक से परे कोई ग्रैंड मास्टर था जो उनके संदेह के अनुसार जाग गया था, तो साहिल के आने पर वह खुद को ही मारने वाला था। तब तक सोमरलैंड का सफाया हो चुका होगा। साहिल को बाहर रखा गया था। साहिल की प्रतिभा के साथ पीक गॉड रैंक को पार करना बस कोने के आसपास था। एक बार जब उसने वह छोटा कदम उठा लिया तो सोमरलैंड के पास अभी भी वापसी करने का मौका था। साहिल के चले जाने पर सोमरलैंड निराशाजनक होगा। वे फिर से काले युग में लौट आएंगे। हालांकि वे अभी उनके साथ ईमानदार नहीं हो सकते थे। ये हर किसी की गति और आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। वे कैसे लड़ेंगे यदि वे लड़ाई शुरू करने से पहले ही अपनी गति खो देंगे? सब लोग, सिल्वरफेस को पहले कुछ काम निपटाना है। कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें। वह जल्द ही यहाँ होगा, मेसन ने कहा। सबने मेसन की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। वे आश्वस्त नहीं थे। समय देखो, दुश्मन जल्द ही यहाँ होगा। अपने घर की रक्षा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? हालांकि भले ही वे संशय में थे, लेकिन किसी ने भी 2 पीक गॉड रैंकर्स की योजना पर सवाल नहीं उठाया। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, दुश्मन कब आ रहे हैं? क्या कैप्टन सिल्वरफेस आ सकता है? वह यहाँ है, मेसन ने अचानक गंभीर दिखते हुए कहा। फिर वे मुने और फाल्कोनिया की दिशा में देखा। सबने मेसन की नज़र का पीछा किया। सैकड़ों भारी हेलीकॉप्टर डाक केप की ओर उड़ते हुए करीने से कतारबद्ध हो गए। पहले तो वे मच्छरों के आकार के दिखे,
धीरे धीरे वे मधुमक्खियां बन गए, फिर वे पक्षी बन गए। वे डाक के पीक से लगभग 1 किलोमीटर बाहर उतरे। वे हवा के बीच में रुक गए। हेलीकॉप्टर से सैकड़ों लोगों की कतार नीचे उतरी। हर कोई हवा के बीच लटका हुआ था। अध्याय 839। दूसरे शब्दों में, ये सैकड़ों लोग कम से कम हाफ स्टेप गॉड रैंक मास्टर्स थे। सोमरलैंडर्स के लिए यह एक बड़ा आश्चर्य था। उनकी संख्या उनसे अधिक थी, भले ही उनके पास भी सैकड़ों लोग थे। हालांकि पीक ड्रैगन रैंकर्स और लेट ड्रैगन रैंकर्स उनकी संख्या का बहुमत बनाते थे। आखिरकार छोटी ताकतों के पास हाफ स्टेप गॉड रैंक मास्टर्स भी नहीं थे। पीक ड्रैगन रैंकर्स उनके सबसे मजबूत लड़ाके थे। मेसन को इसकी परवाह नहीं थी कि कितने लोग आए या वे कुल मिलाकर कितने मजबूत थे। वे बस सामने वाले बूढ़े को घूरते रहे। बूढ़ा साधारण और दुबला पतला लग रहा था, हालांकि उसने सबसे प्रमुख स्थान घेर रखा था। बूढ़े के पीछे 4 प्रमुख शक्तियों के पीक गॉड रैंक के सुप्रीम पावर हाउस थे। शीर्ष 4 पीक गॉड रैंकर्स के सामने खड़े होने वाले क्रिस परिवार के ग्रैंड मास्टर के अलावा और कोई नहीं हो सकते थे जो जाग गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनका संदेह सही था। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद ये समझ में आया, यदि क्रिस परिवार के पास पीक गॉड रैंक से परे कोई मास्टर नहीं होता जो अभी अभी जागा था, तो वे अन्य 3 प्रमुख शक्तियों को इतनी आसानी से हड़पने में सक्षम नहीं होते। मेसन खुश थे। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने साहिल को सूचित नहीं किया। वे पहले साहिल को बताने में संकोच कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अंततः इस विचार को खारिज कर दिया, वरना सोमरलैंड की स्थिति निराशाजनक होती। यदि उन्हें पता चला कि साहिल इतनी कम उम्र में पीक गॉड रैंकर बन गया है, तो वे साहिल जैसे पावरहाउस को कभी जीवित नहीं रहने देंगे। साहिल द्वारा वह कदम उठाना बस समय की बात थी। ऐसे लोग बहुत बड़े खतरे थे। मेसन पहले से ही मरने के लिए दृढ़ थे। आत्मसमर्पण करना कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कभी अपने दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। वे भाग नहीं सकते थे। भले ही वे भाग सकें, मेसन कहीं नहीं जाएंगे। वे आज अपनी जान जोखिम में डालने और दुश्मन को करारा जवाब देने जा रहे थे। 2 या 3 पीक गॉड रैंकर्स भी पीक गॉड रैंक के एक सुप्रीम पावरहाउस का सामना नहीं करेंगे जो मरने के दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहा हो। वे बस उसके रास्ते से बाहर रह सकते थे। ऐसे लोग अक्सर अपनी पूरी ताकत से लड़ते थे और कभी अपना बचाव नहीं करते थे। एक गलती और आप गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। हालांकि मेसन अपने जीवन में पीक गॉड रैंक से परे किसी से कभी नहीं मिले थे। वे निश्चित नहीं थे कि अपनी पूरी ताकत से लड़ने के उनके मरने के दृढ़ संकल्प से ऐसे व्यक्ति को खतरा होगा या नहीं। बॉन के अन्य 3 परिवारों के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद हेलीकॉप्टरों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। सैकड़ों हेलीकॉप्टरों ने आकाश में एक विशाल घेरा बना लिया। उन्होंने सोमरलैंड और क्रिस परिवार के 4 प्रमुख स्रोतों सहित सभी को घेर लिया। उसी समय प्लेन के कैमरे ऑन हो गए। वे वैश्विक नेटवर्क से जुड़ गए और दुनिया भर में लाइव हो गए। डार्क केप ने अपना चुंबकीय क्षेत्र चालू नहीं किया। वायरलेस सिग्नल कनेक्ट किया जा सकता था। ये क्रिस परिवार की योजना का हिस्सा था। वे दुनिया की ताकतों को एकजुट करना चाहते थे। वे चाहते थे कि क्रिस परिवार चमके, इसलिए उन्हें अपनी शक्ति सबको दिखानी थी। वरना एक एक करके सेनाओं के पीछे जाना परेशानी भरा था। इसके अलावा ये भी बहुत अक्षम होगा। इसलिए वे एक समाधान लेकर आए। ये दुनिया को क्रिस परिवार द्वारा सोमरलैंड को विनाशकारी रूप से नष्ट करते हुए देखने देना था। इससे अन्य सभी सेनाएं प्रतिरोध करने से हतोत्साहित होंगी। यहाँ तक कि सोमरलैंड जैसे शक्तिशाली देश को भी क्रिस परिवार ने आसानी से नष्ट कर दिया, तो उनके खिलाफ और कौन जा सकता था। इससे क्रिस परिवार का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। वे चाहते थे कि हर कोई उन्हें सोमरलैंड को तबाह करते हुए देखे। वैश्विक लाइव स्ट्रीमिंग ऐसा करने का सबसे आसान तरीका था। क्रिस परिवार पूरी तरह तैयार था। आज के बाद पूरी दुनिया बदल सकती है। अध्याय 840। आप कह सकते हैं कि क्रिस परिवार ने सोमरलैंड के विनाश को दुनिया के सामने पूरी तरह से प्रस्तुत करने की तैयारी की थी ताकि क्रिस परिवार पूरी दुनिया को डरा सके। सैकड़ों हेलीकॉप्टर कैमरों से लैस थे। कैमरे चालू करने के बाद वायरलेस सिग्नल जुड़ गया। लगभग 360 डिग्री दृश्य के साथ उन्होंने दुनिया को दिखाया कि डार्क के पीक पर वास्तव में क्या हो रहा है। उसी समय टीवी स्टेशन, सेल फोन, कंप्यूटर और यहाँ तक कि दुनिया भर के हर चौराहे पर बड़ी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। बेशक क्रिस परिवार की दुनिया भर में जो स्थिति थी उसे आसानी से हासिल किया जा सकता था। वे सोमरलैंड में गहराई तक समझ चुके थे, हर जगह की तो बात ही छोड़िए। वैश्विक लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने के तुरंत बाद अनगिनत लोगों ने इस पर ध्यान दिया। सोमरलैंड का एक विशाल चौराहा। देखो, बड़ी स्क्रीन पर वह क्या है? कोई साइफाई फिल्म। इतने सारे लोग हवा में क्यों खड़े हैं? इसे कब लिया गया? इसका विज्ञापन कभी क्यों नहीं किया गया? कैसी विज्ञानफाई फिल्म? क्या आपने ऊपर लाइव शब्द नहीं देखा? मैंने सुना है कि मार्शल आर्टिस्ट एक निश्चित क्षेत्र में पहुंचने के बाद हवा में चल सकते हैं। धत, सच में कितना शानदार! बिना किसी मदद के बस हवा में खड़े हैं। इसके अलावा ये जगह मुझे बहुत जानी पहचानी लगती है।
क्या ये डार्क केप में डार्क केप पीक है? क्या वह सोमरलैंड के चीफ ऑफ स्टाफ ओल्ड मास्टर स्टेफनी हैं? और सोमरलैंड पार्लियामेंट के सदस्य जिन्हें हम टीवी पर बहुत देखते हैं? हवा में वे लोग कौन हैं? क्या वे फाल्कोनिया से हैं? क्या ये युद्ध होने वाला है? क्या युद्ध करीब आ रहा है? किसी ने चिल्लाकर कहा। पूरी दुनिया में न केवल चौराहों पर बल्कि कई ऐसी स्थितियां एक साथ घटित हो रही थीं। वे टीवी, कंप्यूटर और सेल फोन पर ऐसा दृश्य देख सकते थे। इसने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये वायरल हो गया। दुनिया भर में दसियों अरब लोग थे। दुनिया की 2/3 से अधिक आबादी ने इसे थोड़े ही समय में देख लिया था। ये लाइव स्ट्रीम की दुनिया में एक किंवदंती बन गया। कई लोगों ने अपना काम रोक दिया और घबराहट में लाइव स्ट्रीम देखने लगे। हर कोई समझ गया कि निश्चित रूप से कुछ बड़ा हुआ होगा। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वे केवल इसे ध्यान से देख सकते थे जैसे जैसे ये सामने आता गया। साहिल सीलिया और सेलेना को स्कूल से लेने के बाद खाना बनाने के लिए किचन में गया। हालांकि साहिल के फ़ोन पर विभिन्न ग्रुप चैट वैश्विक लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन साहिल के पास इसे चेक करने का समय नहीं था, इसलिए उसे इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। सीलिया और सेलेना लिविंग रूम में बात कर रही थीं। उन्होंने टेलीविज़न चालू किया और टीवी पर लाइव स्ट्रीम से तुरंत आकर्षित हो गईं। सेलेना ने लाइव स्ट्रीम पर किंग परिवार के किसी व्यक्ति को देखा। वे उसके दादा डेलमोंट और उसके पिता ऑगस्टस थे। किंग परिवार के कई ग्रैंड मास्टर्स उसके दादा से अधिक वरिष्ठ थे। दोनों कतारों के बीच का टकराव अहंकारी और निरंकुश था। क्या सोमरलैंड किसी दुश्मन के साथ युद्ध करने जा रहा है? साहिल अभी भी यहाँ क्यों है? क्या वह पीक गॉड रैंक का सुप्रीम पावर हाउस नहीं है? सोमरलैंड किसी दुश्मन के साथ युद्ध करने जा रहा है। वह अनुपस्थित कैसे हो सकता है? वहाँ सैकड़ों लोग हवा में खड़े थे। सेलेना जानती थी कि इसका क्या मतलब है। सेना हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थी। साहिल उनके लिए खाना बनाने के मूड में कैसे हो सकता है? हालांकि अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। सेलेना जल्दी से रसोई की ओर चिल्लाई, साहिल बाहर आकर देखो, कुछ बड़ा हो रहा है। साहिल इस समय रसोई में व्यस्त था। वह सेलेना को उसे बुलाते सुनकर भ्रमित हो गया। अध्याय 841। सेलेना ने उनसे 2 दिनों से बात नहीं की थी, तो उसने अचानक उन्हें क्यों बुलाया? हालांकि साहिल ने फिर भी जवाब दिया, ठीक है, मैं तुरंत बाहर आता हूँ। जैसे ही साहिल बाहर जाकर देखने वाले थे, उनकी जेब में फ़ोन बज उठा। साहिल ने अपना फ़ोन निकाला और एक नज़र डाली। ये रेड फ्लेम मर्सिनरीज के पहले डिप्टी कैप्टन किलर का फ़ोन था। क्या डार्क केप में कुछ हुआ? साहिल ने जल्दी से फ़ोन उठाया और पूछा, किलर क्या बात है? कैप्टन, डार्क केप में डार्क केप पीक पर 2 ताकतें लड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ मेसन के नेतृत्व में सोमरलैंड है और दूसरी तरफ क्रिस परिवार के नेतृत्व में कई प्रमुख ताकतों का गठबंधन है। अब इसका दुनिया भर में लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आपको अभी टेलीविज़न चालू करना चाहिए और देखना चाहिए, किलर ने घबराहट में कहा। किलर को पहले ही पता चल गया था जब सोमरलैंड के प्रमुख परिवार और मेसन डार्क केप पहुंचे ही थे, लेकिन उन्होंने तुरंत साहिल को सूचित नहीं किया। वह ये देखने के लिए इंतजार करना चाहते थे कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। फाल्कोनिया से क्रिस परिवार को अपने लोगों को यहाँ लाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वे युद्ध शुरू करने ही वाले थे। किलर को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने जल्दी से साहिल को फ़ोन किया। जब साहिल ने सुना कि किलर ने क्या कहा, तो वह चौंक गए। फिर उन्होंने जल्दी से पूछा, किलर क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, अब इसका दुनिया भर में लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इसका प्रसारण टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और अधिकांश बड़े प्लाजा के ऊपर किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, किलर ने पुष्टि करते हुए जवाब दिया। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुरंत पास के सभी लोगों को बाहर निकालो। यहाँ इस युद्ध का स्तर बहुत विनाशकारी है। समझ गया। साहिल ने किलर के साथ कॉल काट दी। उसके बाद वह जल्दी से लिविंग रूम की ओर भागे। जैसे ही वह लिविंग रूम में दाखिल हुए, साहिल टेलीविज़न पर लाइव प्रसारण की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने एक नज़र में मालन के सामने खड़े दुबले पतले बूढ़े को पहचान लिया। अगर वह पीक गॉड रैंकर मालन के सामने खड़ा हो सकता था, तो क्या इसका मतलब ये था कि वह बूढ़ा वह ग्रैंड मास्टर था जो क्रिस परिवार में जाग गया था? पार्शियल सुपर गॉड। जहां तक मालन के आसपास के अन्य 3 लोगों की बात है, वे अन्य 3 प्रमुख ताकतों के पीक गॉड रैंकर्स होने चाहिए। सेलेना और सीलिया ने साहिल के चेहरे के खराब भाव देखे और चिंता से पूछा, साहिल क्या बात है? इस समय साहिल का दिमाग अस्त व्यस्त था। किसी ने भी उन्हें क्रिस परिवार के आने के बारे में नहीं बताया था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। चेहरे के खराब भाव के साथ साहिल ने अपना फ़ोन निकाला और जूलिया को फ़ोन किया। कॉल अभी मिली ही थी और इससे पहले कि जूलिया बोल पाती, साहिल ने सीधे और ज़ोर से पूछा, जूल्स क्या हो रहा है? साहिल, ग्रेट ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें बताऊं। उन्हें लगता है कि इस बार यह बहुत खतरनाक होगा। दुश्मन शांति से नहीं आए हैं।
उन्होंने तुम्हें छिपने के लिए कहा है और जल्दबाजी न करने के लिए कहा है। तुम्हें पीक गॉड रैंक को पार करने के बाद ही बाहर आना चाहिए। उस तरह सोमरलैंड के लिए अभी भी उम्मीद बची रहेगी। जूलिया फोन पर रोने लगी। ये कब हुआ? साहिल ने दांत पीसते हुए पूछा। मुझे आज सुबह खबर मिली कि ग्रेट ग्रैंडपा सोमरलैंड के प्रमुख परिवारों के लोगों को दुश्मनों को रोकने के लिए डाक केप ले गए हैं। जहां तक लाइव प्रसारण की बात है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। इसके पीछे क्रिस परिवार का हाथ होना चाहिए। इसका उद्देश्य दुनिया को ये दिखाना है कि वे कितने मजबूत हैं और फिर बिना किसी प्रयास के दुनिया को जीतना है। मैं समझ गया, साहिल ने कहा। साहिल, कृपया जल्दबाजी न करें। दुश्मन की ताकत कल्पना से परे है। ग्रेट ग्रैंडपा की बात सुनें और छिप जाएं। मत जाओ, वरना हमारे पास वास्तव में कोई उम्मीद नहीं बचेगी और ग्रेट ग्रैंडपा की मेहनत बेकार चली जाएगी। जूलिया ने दयापूर्वक विनती की। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रिस परिवार वास्तव में वैश्विक लाइव प्रसारण करेगा। भले ही साहिल अब वहां पहुंच जाए, युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका होगा। एक बार जब दुश्मन ने उसे ढूंढ लिया तो वह इतने शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने के बाद बेकार में मर जाएगा। अगर साहिल मर गए तो सोमरलैंड के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। हालांकि जूलिया को उम्मीद थी कि साहिल उसके ग्रेट ग्रैंडपा को बचा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये तभी करना चाहिए जब यह उनकी क्षमता के भीतर हो। उन्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी अगर इससे उनकी जान चली जाए। वह बेहतर होगा कि वह छिप जाए और तब तक इंतजार करे जब तक कि वह इतने मजबूत न हो जाए कि ग्रेट ग्रैंडपा का बदला ले सके। अध्याय 842। जूल्स, मुझे माफ़ कर दो। साहिल ने फ़ोन काट दिया। जूलिया को साहिल की माफ़ी सुनकर राहत मिली। उसने सोचा कि साहिल उसके ग्रेट ग्रैंडपा को बचाने में अपनी असमर्थता के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इस तरह साहिल जाकर खुद को नहीं मरवाएगा। हालांकि साहिल कोई चमत्कार करने में विफल रहे और जूलिया थोड़ी निराश थी, लेकिन जब तक वह जीवित थे वह ठीक रहेगी। भविष्य के लिए उम्मीद थी। अस्थायी बचाव आंतरिक कायरता के कारण नहीं था, बल्कि यह भविष्य के पुनर्जन्म के लिए था। उसे विश्वास था कि साहिल जल्द ही इसे हासिल करने में सक्षम होंगे। हालांकि साहिल इस समय एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्होंने बहुत स्वार्थी होने के लिए माफ़ी मांगी। वह मेसन को समय पर सूचित करने में विफल रहे कि उन्होंने पीक गॉड रैंक को पार कर लिया है और पार्शियल सुपर गॉड रैंक तक पहुंच गए हैं। अगर मेसन आज मर गए तो साहिल को कभी चैन नहीं मिलेगा। वह बुरा आदमी अपनी जान की बाजी लगाकर साहिल के लिए बाहर निकलने का रास्ता बना रहा था। साहिल, क्या तुम ठीक हो? सीलिया ने चिंता से पूछा। सेलेना ने भी उन्हें उतनी ही चिंता से देखा। मैं ठीक हूँ सीलिया, तुम दोनों घर पर आराम करो। मैं किसी चीज़ का ख्याल रखने के लिए बाहर जा रहा हूँ, साहिल ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। बोलने के बाद साहिल जल्दी से मुड़े और चले गए। जब तक दोनों लड़कियों ने अंततः प्रतिक्रिया दी, साहिल लिविंग रूम से गायब हो चुके थे। सेलेना और सीलिया जल्दी से पीछे भागीं। जब साहिल विला के बाहर गए तो उन्होंने किसी और चीज़ की चिंता नहीं की और तुरंत हवा में उड़ गए। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उन्होंने जल्दी से पार्शियल सुपर गॉड के लिए विशेष अपनी चरम गति को सक्रिय किया और डार्क केप की दिशा में उड़ान भरी। इस क्षण साहिल के लिए समय ही जीवन था। यह संभव था कि अगर वह 1 सेकंड भी देर से पहुंचे तो मेसन दुश्मन के हाथों अपनी जान गंवा सकते थे। उनके पास एक पार्शियल सुपर गॉड की ताकत थी। स्वाभाविक रूप से वह एक पीक गॉड रैंकर और एक पार्शियल सुपर गॉड के बीच के अंतर को जानते थे। बिना किसी अतिशयोक्ति के, भले ही 5 पीक गॉड रैंकर्स सेना में शामिल हो जाएं, वे उनके लिए खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि वे उन्हें अचानक हमले में बेखबर न पकड़ लें। यह भी संभव था कि वह उनमें से हर एक को हरा देंगे। मेसन अब किसी भी समय अपनी जान गंवाने के खतरे में थे और यह सब उन्हीं की वजह से था। काश उन्होंने मेसन को पहले ही बता दिया होता कि वह पहले ही पार्शियल सुपर गॉड रैंक में पहुंच चुके हैं। ये कैसे हो सकता था? इस प्रकार साहिल को पूरी ताकत लगानी पड़ी और वह अब ताकत का कोई निशान नहीं छिपा सकते थे। पार्शियल सुपर गॉड की चरम गति ने हवा के प्रतिरोध को तोड़ दिया। जिस क्षण साहिल ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, उन्होंने एक जबरदस्त विस्फोट किया। आवाज़ हवा से निकली जिसने पूरे कैपिटल सिटी को एक विशाल गैस विस्फोट में ढक दिया। ये लंबे समय तक नहीं गया। सीलिया और सेलेना बस दरवाजे तक पहुंची थीं। बूम! एक जबरदस्त गैस विस्फोट सुना जा सकता था। दोनों चौंक गईं। उन्होंने साहिल को इधर उधर देखा, लेकिन साहिल वहां नहीं थे। उन्होंने केवल एक उल्का को आकाश में दौड़ते हुए और पलक झपकते ही गायब होते देखा। कैपिटल सिटी डार्क केप से बहुत दूर था, लेकिन साहिल तेज थे। वह लगभग नग्न आंखों से अदृश्य गति से चल रहे थे। अध्याय 843। वे जहां भी जाते उनके द्वारा बनाए गए वायु प्रवाह से बादल सीधे 2 हिस्सों में कट जाते थे। जमीन से आकाश ऐसा लग रहा था जैसे किसी चाकू से काट दिया गया हो और कोई देख सकता था कि वह कितना तेज थे। उनके सामने एक विमान कछुए जैसा होता। डार्क केप पीक। मेसन डार्क केप पीक की चोटी पर चुपचाप खड़े थे, दुश्मन की 100 लोगों की टीम को देख रहे थे। वह न तो बोले और न ही हिले।
उनके पीछे सोमरलैंड की प्रमुख ताकतों के सैकड़ों लोग थे। संख्या के मामले में सोमरलैंड को फायदा था, हालांकि उनकी ताकत का अंतर मीलों दूर था। एक पीक गॉड रैंकर 4 पीक गॉड रैंकर्स और साथ ही गॉड रैंक के आधे रास्ते पर किसी के खिलाफ था। ये पहले से ही सोमरलैंड के लिए मौत की सजा थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ये दुश्मन पर निर्भर था कि वे सोमरलैंड को कैसे मारना चाहते हैं। जब बॉन ने देखा कि सब कुछ तैयार है तो वह बाहर निकले। इस कदम ने मेसन के दिल को हिंसक रूप से धड़का दिया। क्या हम शुरू कर रहे हैं? तो फिर आओ, मुझे देखने दो कि एक सुपर पीक गॉड रैंकर वास्तव में कितना अलग है। फिर मेसन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और बॉन का सामना करने के लिए सामने की ओर उड़ान भरी। दोनों के बीच की दूरी केवल कुछ 100 मीटर थी। पीक गॉड रैंक के एक सुप्रीम पावरहाउस के लिए वे पलक झपकते ही एक दूसरे के करीब पहुंचने में सक्षम होंगे। मेसन मौत का डटकर सामना करने के लिए तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से बॉन ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सैकड़ों कैमरों से कहा, जो भी लाइव प्रसारण देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो देख रहे हैं वह कोई फिल्म या टीवी श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक वैश्विक लाइव प्रसारण है। ये डार्क केप में डार्क केप पीक पर वास्तविक समय में हो रहा है। मेरा नाम बॉन क्रिस है और मैं 400 साल पहले क्रिस परिवार का ग्रैंड मास्टर होने के साथ साथ क्रिस परिवार का सदस्य भी था। अब मैं अभी जागा हूँ। बॉन के ऐसा कहने के बाद मेसन को छोड़कर सोमरलैंड की टीम में हर कोई दंग रह गया। सिर्फ वे ही नहीं, दुनिया भर में लाइव प्रसारण देख रहे करोड़ों लोग हैरान रह गए। हर कोई पहले से ही जानता था कि यह लाइव प्रसारण था और कुछ लोगों ने पहले ही स्थान का अंदाजा लगा लिया था। हालांकि 400 साल पहले का कोई व्यक्ति आज तक कैसे जीवित रह सकता है? क्या यह मजाक था? हालांकि मानव जीवन काल बहुत बढ़ गया था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे कोई 400 साल तक जीवित रह सके। इसने उनके विश्वदृष्टि को पूरी तरह से बदल दिया। मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, तो मुझे समझाने दीजिए। मेरे परिवार ने वैश्विक लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है और इसका उद्देश्य हर किसी को क्रिस परिवार की ताकत दिखाना है। क्योंकि आज से क्रिस परिवार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ताकत होगी और यदि अन्य सभी ताकतें अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती हैं तो उन्हें क्रिस परिवार पर भरोसा करना होगा, हमारी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा और अपने स्वामी के रूप में हमारी सेवा करनी होगी। अन्यथा वे केवल नष्ट हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि केवल मेरी बातें ही आप में से बहुतों को असंतुष्ट करेंगी और इसीलिए हम आज इस वैश्विक लाइव प्रसारण में जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिस परिवार यह कैसे करने जा रहा है। हम सोमरलैंड के साथ अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे और अगर आपको लगता है कि आप सोमरलैंड से आगे निकल सकते हैं तो आप मेरा विरोध करने की कोशिश कर सकते हैं। बॉन के बोलना खत्म करने के बाद उन्होंने मेसन की ओर देखा और पूछा, तुम सोमरलैंड के मेसन स्टेफनी हो, है ना? सही है, मेसन ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे पास सोमरलैंड में सिल्वर फेस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है? उसे यहाँ आने के लिए कहो। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। सोमरलैंड में कोई सिल्वर फेस नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिल्वर फेस इतना काया होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। तुम बहुत बकवास करते हो, मेसन ने सीधे बीच में ही रोक दिया। तुम मौत मांग रहे हो। बॉन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उनके सुपर पीक गॉड रैंकर की ऊर्जा मेसन की ओर उमड़ पड़ी। मेसन को केवल एक भारी दबाव महसूस हुआ जो उन पर हावी हो रहा था। उन्होंने विरोध करने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गए। दूसरी ओर उनके पीछे की प्रमुख ताकतों के लोगों को लगा जैसे यह ऊर्जा स्वर्ग से मिली कोई सुपर पावर हो। वे विरोध भी नहीं कर सके। क्या हो रहा है? हर किसी ने चेहरे पर डर के साथ दूर खड़ी उस दुबली पतली आकृति को देखा। खासकर लेट गॉड रैंकर्स, उनकी भावनाएं अधिक सहज थीं। एक पीक गॉड रैंकर की ऊर्जा निश्चित रूप से इतनी मजबूत नहीं थी। दूसरे शब्दों में, बॉन नाम का यह दुबला पतला बूढ़ा पीक गॉड रैंक को पार कर चुका था। कैसे वे उसका मुकाबला कैसे करने जा रहे हैं? कई प्रमुख ताकतों के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देख सकते थे। अध्याय 844। वे जहां भी जाते उनके द्वारा बनाए गए वायु प्रवाह से बादल सीधे दो हिस्सों में कट जाते थे। जमीन से आकाश ऐसा लग रहा था जैसे किसी चाकू से काट दिया गया हो और कोई देख सकता था कि वह कितना तेज थे। उनके सामने एक विमान कछुए जैसा होता। डार्क केप पीक। मेसन डार्क केप पीक की चोटी पर चुपचाप खड़े थे, दुश्मन की 100 लोगों की टीम को देख रहे थे। वह न तो बोले और न ही हिले। उनके पीछे सोमरलैंड की प्रमुख ताकतों के सैकड़ों लोग थे। संख्या के मामले में सोमरलैंड को फायदा था, हालांकि उनकी ताकत का अंतर मीलों दूर था। एक पीक गॉड रैंकर 4 पीक गॉड रैंकर्स और साथ ही गॉड रैंक के आधे रास्ते पर किसी के खिलाफ था। ये पहले से ही सोमरलैंड के लिए मौत की सजा थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ये दुश्मन पर निर्भर था कि वे सोमरलैंड को कैसे मारना चाहते हैं। जब बॉन ने देखा कि सब कुछ तैयार है तो वह बाहर निकले। इस कदम ने मेसन के दिल को हिंसक रूप से धड़का दिया।
क्या हम शुरू कर रहे हैं? तो फिर आओ, मुझे देखने दो कि एक सुपर पीक गॉड रैंकर वास्तव में कितना अलग है। फिर मेसन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और बॉन का सामना करने के लिए सामने की ओर उड़ान भरी। दोनों के बीच की दूरी केवल कुछ 100 मीटर थी। पीक गॉड रैंक के एक सुप्रीम पावर हाउस के लिए वे पलक झपकते ही एक दूसरे के करीब पहुंचने में सक्षम होंगे। मेसन मौत का डटकर सामना करने के लिए तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से बॉन ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सैकड़ों कैमरों से कहा, जो भी लाइव प्रसारण देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो देख रहे हैं वह कोई फिल्म या टीवी श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक वैश्विक लाइव प्रसारण है। ये डार्क केप में डार्क केप पीक पर वास्तविक समय में हो रहा है। मेरा नाम बॉन क्रिस है और मैं 400 साल पहले क्रिस परिवार का ग्रैंड मास्टर होने के साथ साथ क्रिस परिवार का सदस्य भी था। अब मैं अभी जागा हूं। बॉन के ऐसा कहने के बाद मेसन को छोड़कर सोमरलैंड की टीम में हर कोई दंग रह गया। सिर्फ वे ही नहीं, दुनिया भर में लाइव प्रसारण देख रहे करोड़ों लोग हैरान रह गए। हर कोई पहले से ही जानता था कि यह लाइव प्रसारण था और कुछ लोगों ने पहले ही स्थान का अंदाजा लगा लिया था। हालांकि 400 साल पहले का कोई व्यक्ति आज तक कैसे जीवित रह सकता है? क्या यह मजाक था? हालांकि मानव जीवन काल बहुत बढ़ गया था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे कोई 400 साल तक जीवित रह सके। इसने उनके विश्वदृष्टि को पूरी तरह से बदल दिया। मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, तो मुझे समझाने दीजिए। मेरे परिवार ने वैश्विक लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है और इसका उद्देश्य हर किसी को क्रिस परिवार की ताकत दिखाना है। क्योंकि आज से क्रिस परिवार दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ताकत होगी और यदि अन्य सभी ताकतें अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती हैं तो उन्हें क्रिस परिवार पर भरोसा करना होगा, हमारी व्यवस्थाओं का पालन करना होगा और अपने स्वामी के रूप में हमारी सेवा करनी होगी। अन्यथा वे केवल नष्ट हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि केवल मेरी बातें ही आप में से बहुतों को असंतुष्ट करेंगी और इसीलिए हम आज इस वैश्विक लाइव प्रसारण में जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिस परिवार यह कैसे करने जा रहा है। हम सोमरलैंड के साथ अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे और अगर आपको लगता है कि आप सोमरलैंड से आगे निकल सकते हैं तो आप मेरा विरोध करने की कोशिश कर सकते हैं। बॉन के बोलना खत्म करने के बाद उन्होंने मेसन की ओर देखा और पूछा, तुम सोमरलैंड के मेसन स्टेफनी हो, है ना? सही है, मेसन ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे पास सोमरलैंड में सिल्वर फेस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है? उसे यहाँ आने के लिए कहो। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। सोमरलैंड में कोई सिल्वर फेस नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिल्वर फेस इतना काया होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। तुम बहुत बकवास करते हो, मेसन ने सीधे बीच में ही रोक दिया। तुम मौत मांग रहे हो। बॉन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उनके सुपर पीक गॉड रैंकर की ऊर्जा मेसन की ओर उमड़ पड़ी। मेसन को केवल एक भारी दबाव महसूस हुआ जो उन पर हावी हो रहा था। उन्होंने विरोध करने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गए। दूसरी ओर उनके पीछे की प्रमुख ताकतों के लोगों को लगा जैसे यह ऊर्जा स्वर्ग से मिली कोई सुपर पावर हो। वे विरोध भी नहीं कर सके। क्या हो रहा है? हर किसी ने चेहरे पर डर के साथ दूर खड़ी उस दुबली पतली आकृति को देखा। खासकर लेट गॉड रैंकर्स, उनकी भावनाएं अधिक सहज थीं। एक पीक गॉड रैंकर की ऊर्जा निश्चित रूप से इतनी मजबूत नहीं थी। दूसरे शब्दों में, बॉन नाम का ये दुबला पतला बूढ़ा पीक गॉड रैंक को पार कर चुका था। कैसे वे उसका मुकाबला कैसे करने जा रहे हैं? कई प्रमुख ताकतों के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देख सकते थे। अध्याय 845। वह ये नहीं देखना चाहते थे। इसके अलावा एक पीक गॉड रैंकर मरने के दृढ़ संकल्प के साथ लड़ रहे थे, इसलिए बॉन को सावधान रहना पड़ा। यदि नहीं तो वह घायल हो सकते थे। तब तक लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। शुरू में उन्होंने सोचा था कि अगर वह एक सुपर पीक गॉड रैंकर के रूप में अपनी ताकत दिखाएंगे तो वह सोमरलैंड के लोगों को जल्दी से अपने वश में कर लेंगे, जैसा कि उन्होंने अन्य 3 प्रमुख ताकतों के साथ किया था। अप्रत्याशित रूप से मेसन मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। जब बॉन ने लाइव देख रहे अरबों लोगों और अपने पीछे के अन्य 3 परिवारों के बारे में सोचा तो उनके पास आज कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुनिया को सुपर पीक गॉड रैंकर का खौफ महसूस करने दो। फैल जाओ, पीछे हटो। बॉन हवा में मौजूद सैकड़ों हेलीकॉप्टरों पर चिल्लाया। उनके मुंह खोलने के बाद सभी हेलीकॉप्टर पीछे हटने लगे और प्रभावी युद्ध क्षेत्र का विस्तार करने लगे। साथ ही बॉन के पीछे के सैकड़ों लोग भी जल्दी जल्दी पीछे हटने लगे। एक सुपर पीक गॉड रैंकर कोई मजाक नहीं था। अकेले बात का प्रभाव ही उनमें से अधिकांश को मार सकता था। आपको भी पीछे हट जाना चाहिए और जितना हो सके भागने का अवसर खोजना चाहिए। आज मुझ मेसन स्टेफनी ने आपको निराश किया है। हालांकि मुझे अभी भी आशा है कि यदि आप भविष्य में किसी सोमरलैंडर के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखें तो आप मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। मैं इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा।
मेसन मुड़े और प्रमुख ताकतों के लोगों के सामने सिर झुकाया। ओल्ड मास्टर स्टेफनी, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। सोमरलैंड की मदद करने में विफल रहने के लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। चिंता न करें, जब तक हम आज इस जगह से भाग सकते हैं, हम भविष्य में सोमरलैंड के लोगों की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, डेलमोंट ने गंभीरता से कहा। सही है, ओल्ड मास्टर स्टेफनी, कृपया निश्चिंत रहें कि जब तक हम आज नहीं मरते, हम भविष्य में सोमरलैंड के लोगों की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। बाकी लोगों ने एक के बाद एक बात की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेसन ने फिर से सिर झुकाया। फिर वह बॉन का सामना करने के लिए मुड़े। दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हो गए। लाइव प्रसारण देख रहे सभी सोमरलैंडर्स के दिल गले तक आ गए। एक बार मेसन हार गए तो सोमरलैंड बर्बाद हो जाएगा। बेशक कुछ लोग खुशी से झूमने वाले थे और ये हरन परिवार के लोग थे। मेसन के हाथों उन्हें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा और मेसन को मरते देख उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अब जबकि उन्होंने युद्ध शुरू करने का फैसला कर लिया था, बॉन ने भी बकवास करना बंद कर दिया। कैमरों से लैस हेलीकॉप्टरों के काफी दूर होने के बाद उन्होंने सीधे अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी ऊर्जा उत्सर्जित की। बूम! शक्तिशाली और अद्वितीय ऊर्जा आकाश में उमड़ पड़ी। आकाश में हजारों मीटर तक बादल बिखर गए क्योंकि डार्क के पीक पर एक तूफान चलने लगा। तेज हवा से हर किसी का चेहरा दुख रहा था। भले ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर काफी दूर थे, फिर भी वे बॉन की ऊर्जा से प्रभावित थे और वे स्थिर रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मेसन ने बॉन की ऊर्जा का करीब से सामना किया। उनके ढीले कपड़े हवा में जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे, जैसे कोई साधारण व्यक्ति 6 या 7 फौज के तूफान का सामना कर रहा हो। मेसन को उनकी ऊर्जा महसूस करने के बाद पता चला कि वह बॉन का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूम! उन्होंने अपनी पीक गॉड रैंकर ऊर्जा को भी चरम पर छोड़ दिया। करोड़ों लोग ताकत में भारी असमानता वाली इस लड़ाई को देख रहे थे। एक पीक गॉड रैंकर और एक पार्शियल सुपर गॉड। हालांकि पार्शियल सुपर गॉड अपनी चरम अवस्था में नहीं लौटे थे और अभी भी कमजोर थे, लेकिन एक पीक गॉड रैंकर उनकी तुलना के काबिल नहीं था। जब बॉन की ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और वह एक ही झटके में मेसन को मारने ही वाले थे। बूम! दर्जनों किलोमीटर दूर से हवा का एक झोंका आया। ये कान फोड़ने वाला था और कंपन से हर किसी के कान के पर्दे दुखने लगे। फिर इसने सीधे बॉन की ऊर्जा को रोक दिया जो चरम पर पहुंचने वाली थी। अध्याय 846। बॉन ने भौहें सिकोड़ी। उनकी ऊर्जा जो चरम पर पहुंचने वाली थी, बाधित हो गई थी। शुरू में उनका विचार मेसन को दबाने और युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए अपनी पार्शियल सुपर गॉड ऊर्जा का उपयोग करना था। वह मेसन को विरोध करने का कोई मौका ही नहीं देंगे। भले ही वह एक सुपर मजबूत पार्शियल सुपर गॉड थे, फिर भी वह सदियों पहले के व्यक्ति थे। सोने से पहले वह लगभग 200 साल के थे। अब वह अभी तक अपनी चरम अवस्था में नहीं लौटे थे। वह मेसन के साथ घिसाव का युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मेसन अपनी जान की बाजी लगा रहे थे और वह भी। जब तक वह फिर से क्षेत्र को नहीं तोड़ते और अपने शरीर में नई ऊर्जा नहीं भरते, उनका जीवन जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। जोरदार विस्फोट ने डार्क के पीक के आसपास सभी का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी आवाज की दिशा में देख रहे थे। तभी उन्होंने एक चमकता हुआ बिंदु देखा जो एक टूटते तारे जैसा लग रहा था। सोमरलैंड की दिशा से बिजली की गति से डार्क के पीक की ओर उड़ रहा था। एक अचानक दुर्घटना ने मेसन और बॉन के युद्ध को अस्थायी रूप से रोक दिया, इसलिए वे भी देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। साहिल रास्ते में बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि उनके पहुंचने तक मेसन की हत्या पहले ही की जा चुकी होगी। न केवल सोमरलैंड के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे, बल्कि वह खुद को भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान अपनी पार्शियल सुपर गॉड की चरम गति का उपयोग किया और साथ ही उन्होंने खुद को भौतिक दिमाग की शक्ति से लपेट लिया, जिससे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। यह उनके शरीर को सीधे हवा से रगड़ने से रोकेगा। अन्यथा इस चरम गति पर वायु अणुओं के साथ घर्षण के कारण होने वाला उच्च तापमान उनके सभी कपड़ों को तुरंत जला देगा। हालांकि भौतिक दिमाग की शक्ति और हवा का घर्षण भी अत्यधिक उच्च तापमान पैदा करेगा। इससे साहिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस क्षण आग के गोले में लिपटे हुए हैं। चरम गति के अलावा वह अब एक टूटते तारे की तरह लग रहे थे। मैं यहाँ हूँ। साहिल ने दूर से डार्क के पीक का दृश्य देखा। जब वह इस क्षेत्र में थे तो उनकी दृष्टि, गंध और सुनने की क्षमता सभी बहुत शक्तिशाली थीं। जब उन्होंने मेसन और एक दुबले पतले बूढ़े को आमने सामने खड़ा देखा तो साहिल का दिल दहल गया। यदि प्रतिद्वंद्वी अभी कार्रवाई करता तो वह उसे समय पर रोकने में असमर्थ होते। उन्होंने अपने दांत पीस लिए। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। साहिल ने एक गहरी सांस ली। उनके पूरे शरीर की ताकत चरम पर पहुंच गई। उनकी गति भी काफी बढ़ गई। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक बार जब उन्होंने सांस छोड़ी तो उनकी गति जल्दी कम हो जाएगी। बूम! साहिल की गति बढ़ने के बाद विस्फोट की आवाज भी तेज हो गई।
इससे डाक के पीक के आसपास मौजूद हर व्यक्ति के दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या भला थी वह? एक उल्का या कोई उल्कापिंड? और ऐसा लगता है कि इसका लक्ष्य डाक के पीक है। हर कोई सतर्क होने लगा। अगर कोई उल्का उनसे टकराता तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। इस प्रभाव का परिणाम सुपर पीक गॉड रैंकर से होने वाले नुकसान से कम बुरा नहीं था। बॉन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उस चीज को देखा जो उसकी ओर दौड़ रही थी। वह और साहिल ग्रह पर एकमात्र दो शक्तिशाली पार्शियल सुपर गॉड्स थे, इसलिए उनकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से खराब नहीं थी। जैसे जैसे साहिल उनके करीब पहुंचे, बॉन ने देखा कि वह क्या था। वह आग का एक धधकता गोला था और आग के गोले के अंदर एक व्यक्ति था। अध्याय 847। वह सिल्वर मास्क पहने एक आदमी था। सिल्वर मास्क वाला आदमी, ये जाना पहचाना लग रहा था। अचानक बॉन कांप गया। क्या ये सोमरलैंड का सिल्वर फेस है? क्या वह व्यक्ति सिल्वर फेस है जिसने कभी मालन को गंभीर रूप से घायल किया था? उसके बाद बॉन थोड़ा हैरान हुआ। मालन के विवरण के अनुसार भले ही सिल्वर फेस मालन से अधिक मजबूत था, लेकिन वह सिर्फ एक पीक गॉड रैंकर था। क्या एक पीक गॉड रैंकर की ऐसी गति हो सकती है? असंभव। बॉन का दिमाग उलझन से भर गया। इस समय कई हेलीकॉप्टरों ने अपने कैमरे घुमाए और उन्हें आवाज की ओर निर्देशित किया। दुनिया भर के अरबों लोगों की आंखों में जो दिखाई दिया वह तेजी से उड़ता हुआ एक उल्का था। इस दुर्घटना ने जूलिया को भी, जो टेलीविजन के सामने पहले से ही रो रही थी, अस्थायी रूप से रोना बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसके ग्रेट ग्रैंडपा को दुश्मन बस मारने ही वाला था। हालांकि जूलिया को नहीं लगा था कि यह दुर्घटना उसके ग्रेट ग्रैंडपा को बचा सकती है, लेकिन अगर वह थोड़ा और जीवित रह सके तो उसे अधिक उम्मीद होगी। इस समय वह अपने हाथ जोड़कर अपने दिल में प्रार्थना कर रही थी। मुझे आशा है कि ग्रेट ग्रैंडपा को इस तबाही से सुरक्षित बचाने के लिए कोई चमत्कार होगा। साहिल फिर से जूलिया के दिमाग में आए। वह आदमी जिसने उसे प्रकट होने के क्षण से ही आश्चर्यचकित कर दिया था। शक्तिशाली चिकित्सा कौशल के साथ उसके ग्रेट ग्रैंडपा को, जो पहले से ही मौत की कगार पर थे, बचा लिया गया था। दुर्भाग्य से इस बार वह असहाय थे। वह जानती थी कि यह असंभव है, लेकिन इस क्षण जूलिया को अभी भी उम्मीद थी कि साहिल अचानक प्रकट हो सकते हैं और उसके ग्रेट ग्रैंडपा को बचा सकते हैं। प्रसारण देख रहे अनगिनत सोमरलैंडर्स ने राहत की सांस ली। एक बार मेसन मर गए तो सोमरलैंड बर्बाद हो जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे सोमरलैंडर्स में से कोई भी नहीं देखना चाहता था। सेलेना और सीलिया भी लाइव प्रसारण देख रही थीं। जब उन्होंने डार्क केप की ओर एक उल्का दौड़ते हुए देखा तो सेलेना दंग रह गई। अभी जब साहिल गए तो उन्होंने कैपिटल सिटी के ऊपर एक उल्का उड़ते हुए देखा था और आवाज वैसी ही थी जैसी टेलीविजन पर चल रही थी। हालांकि उन्हें विश्वास करने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन यही सच था। साहिल ही वह उल्का थे। जहां तक उन्होंने ये कैसे किया, सेलेना को कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि यह पूरी तरह से उनकी कल्पना से परे था। हजारों सालों के किंग परिवार के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई है। एक व्यक्ति उल्का में बदल सकता है और इतने कम समय में आधे से अधिक सोमरलैंड को पार कर सकता है। वह इस बात को समझ नहीं पा रही थी। ये समझ से बाहर और अकल्पनीय था। उसने सोचा कि वह अकेली है जो साहिल की असली ताकत जानती है, लेकिन अंत में वह भी साहिल द्वारा धोखा खा गई। इसके अलावा ये ईश्वर जैसा चरित्र पिछले कुछ दिनों से उनके लिए घर में रहने वाले पति जैसा था। वह उनके लिए खाना बनाते थे और उन्हें स्कूल ले जाते और लाते थे। सेलेना को लगा जैसे वह जीवन भर के लिए गर्व महसूस कर सकती है। बेशक सबसे ज्यादा गर्व सीलिया को होना चाहिए। ये लड़की इतनी भाग्यशाली कैसे थी? इन दिनों साथ रहने के बाद सेलेना इसे देख सकती थी। सीलिया के लिए साहिल का प्यार उनकी हड्डियों में गहरा बसा हुआ था। अगर वह कहती कि उसे जलन नहीं हो रही है तो वह झूठ बोलती। सीलिया ने भी इस समय सेलेना की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फिर उसने थोड़े हकलाते हुए पूछा, मिस सेलेना का क्या वह? सेलेना ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, वह साहिल होना चाहिए। उन्होंने ये कैसे किया? क्या मार्शल आर्टिस्ट इतने शक्तिशाली हो सकते हैं? सीलिया ने फटी आंखों से पूछना जारी रखा। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यह पूरी तरह से मेरी कल्पना से परे है। साधारण मार्शल आर्टिस्ट्स ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन साहिल कर सकते हैं, क्योंकि वह एक ईश्वर जैसे चरित्र हैं जिन्हें ईश्वर ने दुनिया को बचाने के लिए भेजा है। सीलिया, सच कहूं तो मुझे वास्तव में तुमसे जलन हो रही है। मिस सेलेना, आपको मुझसे जलन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साहिल भविष्य में हम दोनों के होंगे। हाँ धन्यवाद सीलिया। साहिल ऐसा ईश्वर जैसा चरित्र थे तो उनकी महिला कौन नहीं बनना चाहेगा। वह खाना बना सकते थे और वह युद्ध के मैदान में भी लड़ सकते थे। अध्याय 848। बूम। जैसे जैसे साहिल डार्क के पीक के करीब पहुंचे, गैस विस्फोट भी तेज होता गया। इस क्षण करोड़ों लोगों ने इस अचानक उल्का को घूर कर देखा। यह आ रहा है। बॉन मन ही मन गुर्राया। उन्होंने अपने शरीर को यथासंभव सर्वोत्तम स्थिति में रहने के लिए समायोजित कर लिया था। वे जानते थे कि दूसरा पक्ष शांति से नहीं आया है।
जब उन्होंने देखा कि वह सिल्वर फेस है तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। वुश, एक धधकती हुई आकृति कई हजार मीटर दूर से एक चाप में उतरी और सीधे बॉन पर धावा बोल दिया। यह अविश्वसनीय रूप से तेज और आंखों को चकाचौंध करने वाला था। बूम बूम, फिर एक के बाद एक जोरदार और उसके बाद एक काफी नर्म टकराव की आवाज बिजली की तरह डाक के पीक पर गूंज उठी। फिर ये पूरे डाक केप में फैल गई। पहली आवाज साहिल और बॉन के टकराने की थी। साहिल की चरम गति से उत्पन्न मजबूत गति के कारण ये प्रहार साहिल का अब तक का सबसे ठोस प्रहार कहा जा सकता था। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रहार भी था जिसे वह अपने वर्तमान क्षेत्र में कर सकते थे। बॉन, वह अद्वितीय शक्तिपुंज जो 400 साल पहले पार्शियल सुपर गॉड रैंक तक पहुंच गया था, साहिल द्वारा सामने वाले एक छोटे पहाड़ में उड़ा दिया गया था। दूसरी आवाज बॉन के पहाड़ से टकराने की थी। पहाड़ की छोटी चोटी ऐसे गिर गई जैसे उसे काट दिया गया हो। प्रभाव इतना मजबूत था। टकराव की मजबूत शॉकवेव ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे कैटेगरी 12 के तूफान में हों। उनके करीब रहे दर्जनों भारी भरकम हेलीकॉप्टर सीधे पलट गए और फिर जमीन पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लगातार विस्फोट सुनाई दे रहे थे। हालांकि यह आवाज अभी हुए टकराव की आवाज से काफी धीमी थी। यहां तक कि मेसन पीक गॉड रैंक के सुप्रीम पावर हाउस विवाद के प्रभाव से सैकड़ों मीटर दूर धकेल दिए गए और अंत में रुक गए। उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। दूसरों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि चूंकि वे दूर थे इसलिए उन्होंने इसे मेसन की तरह तीव्रता से महसूस नहीं किया। इस बीच जमीन अस्त व्यस्त थी। अनगिनत विशाल पेड़ इधर उधर डोल रहे थे जैसे वे किसी प्राकृतिक आपदा का अनुभव कर रहे हों। जब सबने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने एक आकृति को चुपचाप हवा में खड़ा देखा। मेसन डाक के पीक की चोटी पर पीछे हट गए थे। दूसरी ओर बॉन ढही हुई चोटी के नीचे दब गए थे। मौके पर मौजूद हर कोई, साथ ही लाइव प्रसारण देख रहे करोड़ों लोग इस दृश्य को सदमे में देख रहे थे। वह उल्का अभी वास्तव में एक व्यक्ति था। जब उन्होंने अपने चेहरे पर सिल्वर मास्क पहने इस आकृति को देखा तो सेनाओं के अनगिनत लोग कांप गए। क्या वह सोमरलैंड का सिल्वर फेस है? ज्यादा समय नहीं हुआ, सिल्वर फेस अकेले मोस्ले परिवार में घुस गए थे। सिल्वर फेस द्वारा मोस्ले परिवार के पुश्तैनी घर को तबाह करने और मालन को गंभीर रूप से घायल करने ने दुनिया के ऊपरी हलकों में हलचल मचा दी थी। कौन नहीं जानता था कि सोमरलैंड के पास अब पीक गॉड रैंक का एक और सुप्रीम पावर हाउस है। ग्रैंड मास्टर। इस समय क्रिस परिवार के लोगों ने अंततः प्रतिक्रिया दी और वे जल्दी से ढहे हुए पहाड़ की ओर उड़ गए। जो सोमरलैंड को पार करने की हिम्मत करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। साहिल हवा में ईश्वर की तरह खड़े थे और जब उनकी गूंजती हुई आवाज हर किसी के कानों में पड़ी तो इसने उन्हें उनकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इस क्षण मेसन और उनके पीछे के लोग उत्साहित थे। लाइव प्रसारण देख रहे सभी सोमरलैंडर्स रोमांचित थे। जूलिया, सीलिया और सेलेना सभी उत्साहित थीं। इस बीच मेसन की आंखों में आंसू थे। साहिल ने अभी जो ताकत दिखाई उसने उन्हें एक चींटी जैसा महसूस कराया। यदि वह प्रहार उनके लिए होता तो वह निश्चित रूप से मर जाते। साहिल ने क्षेत्र को तोड़ दिया था। वह पीक गॉड रैंक को पार कर चुके थे और दूसरे स्तर पर पहुंच चुके थे। सोमरलैंड भी सुरक्षित था। जैसे ही जूलिया ने उस आकृति की ओर देखा उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। वह जानती थी कि एक बार फिर चमत्कार हुआ है और जिस व्यक्ति ने ये चमत्कार किया वह अभी भी वही आदमी था जो उसके दिल में बसा था। अध्याय 849। हालांकि इस बार उनके दिल में उनकी जगह एक बार फिर बढ़ गई थी। वह इसे कभी नहीं भूलेगी। सीलिया ने टेलीविजन पर उस ईश्वर जैसी आकृति को आंखों में सितारों के साथ देखा। वह उसका आदमी था, वह आदमी जो कल रात उसके साथ था। यह बहुत प्रशंसनीय था और उसे बहुत गर्व था। सेलेना ने भी उस आकृति को घूर कर देखा। आश्चर्य की बात नहीं, ये वही है, लेकिन वह केवल 22 साल का है। उन्होंने ये कैसे किया? ये वास्तव में यह अविश्वसनीय है। वह बहुत ही चकाचौंध करने वाला आदमी है। ऐसी कोई महिला नहीं होनी चाहिए जो उसका विरोध कर सके। पूरा सोमरलैंड जयकारों के सागर में डूब गया था। प्लाजा में देख रहे हर कोई नाचने लगा। वे नहीं जानते थे कि सिल्वर मास्क वाला आदमी कौन था, लेकिन वाक्य जो सोमरलैंड को पार करने की हिम्मत करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा उनके लिए काफी था। इसने साबित कर दिया कि अचानक प्रकट हुआ नकाबपोश आदमी सोमरलैंड का था। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग दुखी। सोमरलैंड के प्रति शत्रुता रखने वालों को यह दृश्य देखकर लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। हरन परिवार उनमें से एक था। साहिल ने यह एक वाक्य कहने के बाद आगे कुछ नहीं कहा। वह बॉन का इंतजार कर रहे थे। एक पार्शियल सुपर गॉड इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वास्तव में कुछ क्षण बाद बूम, ढहे हुए पहाड़ के नीचे से अचानक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। पहाड़ की चोटी के नीचे से एक दुबली पतली आकृति निकली। एक पल में वह साहिल के पास पहुंच गया, लेकिन साहिल पहले से ही तैयार थे। बूम, दोनों फिर से टकरा गए। जोरदार टकराव की आवाज एक बार फिर हर किसी के कानों में घुस गई। झटके के बल से दोनों पीछे धकेल दिए गए। हालांकि साहिल केवल कुछ दर्जन मीटर पीछे हटे।
दूसरी ओर बॉन सैकड़ों मीटर पीछे हट गए। एक साधारण लड़ाई ने सबको दिखा दिया कि किसका पलड़ा भारी है। मौके पर मौजूद हर कोई और लाइव देख रहे करोड़ों लोग दोनों के बीच की लड़ाई को घबराहट में घूर रहे थे। अब तक वे शायद समझ गए थे कि क्या हो रहा है। ये लड़ाई दुनिया की स्थिति तय करेगी। यदि बॉन जीत जाते तो बिना किसी संदेह के आज से पूरी दुनिया पर क्रिस परिवार का प्रभुत्व होता। क्रिस परिवार के सत्तावादी रवैये को देखते हुए जो उनकी बात मानेंगे वे समृद्ध होंगे और जो उनका विरोध करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। हर किसी को उन्हें अपने स्वामी के रूप में देखना पड़ता। दूसरी ओर यदि नकाबपोश आदमी जीत जाता तो सोमरलैंड दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बन जाता। सोमरलैंड के पिछले व्यवहार को देखते हुए वे क्रिस परिवार जितने सत्तावादी और महत्वाकांक्षी नहीं थे। इसलिए वे हर किसी को क्रिस परिवार की तरह गुलाम के रूप में नहीं देखेंगे। इसलिए उनमें से अधिकांश को उम्मीद थी कि नकाबपोश आदमी जीत सकता है। बॉन के कुछ 100 मीटर पीछे लड़खड़ाने के बाद वह हवा में रुक गए। इस क्षण उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके बाल अस्त व्यस्त थे। वह एक भिखारी की तरह लग रहे थे। उनके होठों के कोने से खून भी निकल रहा था। साहिल के प्रहार ने अभी उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। यदि किसी पीक गॉड रैंकर ने यह प्रहार सहा होता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। 2 टकरावों के बाद बॉन जान गए कि वह सिल्वर फेस के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। प्रतिद्वंद्वी ने निश्चित रूप से पीक गॉड रैंक को तोड़ दिया था और पार्शियल सुपर गॉड रैंक तक पहुंच गया था। शायद अपने चरम पर बॉन अभी भी सिल्वर फेस से लड़ सकते थे। दुर्भाग्य से वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, इसलिए वह सिल्वर फेस का सीधे मुकाबला करना जारी नहीं रख सकते थे। अन्यथा उनका शरीर जो अभी थोड़ा ही ठीक हुआ था जल्द ही फिर से थक जाएगा। उनकी जीवन प्रत्याशा भी तेजी से घटेगी। यह एक ऐसी कीमत थी जिसे वह सहन नहीं कर सकते थे। वे सैकड़ों वर्षों तक सोए थे और अंततः जागे थे, इसलिए वे बिना कुछ किए मरना नहीं चाहते थे। अध्याय 850। साहिल हवा में मडरा रहे थे। इन 2 छोटी लड़ाइयों के बाद वह जान गए कि यह वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। क्रिस परिवार के ये ग्रैंड मास्टर अपनी चरम अवस्था में नहीं लौटे थे। सैकड़ों वर्षों तक सोने के लिए शरीर को ऊर्जा की भी आवश्यकता होती थी। वह सोने से पहले अपनी चरम अवस्था को बनाए नहीं रख सके। इस बीच बॉन की शक्ल को देखते हुए वह सोने से पहले जवान नहीं थे। बेशक अगर साहिल ने पार्शियल सुपर गॉड रैंक नहीं तोड़ी होती तो वह निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। दूसरी ओर चूंकि वह थे अब सब कुछ अलग था। भले ही दूसरा पक्ष अपनी चरम अवस्था में होता, साहिल डरते नहीं। अभी की तो बात ही छोड़िए जब वह नहीं थे। मुझे सोमरलैंड में पार्शियल सुपर गॉड की उम्मीद नहीं थी। हम क्रिस परिवार लापरवाह थे। मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन सिल्वर फेस आप इस सब के लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। अगर आपने ये ताकत पहले दिखाई होती तो ऐसा कभी नहीं होता, बॉन ने कहा। वह साहिल से लड़ना जारी नहीं रखना चाहते थे। हालांकि एक पार्शियल सुपर गॉड के रूप में भले ही वह साहिल के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, वह ये नहीं दिखा सकते थे कि वह कमजोर हैं। दुनिया भर के अरबों लोग लाइव प्रसारण देख रहे थे। इस प्रकार वह इस आदमी से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मूल रूप से वह दुनिया भर के लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे ताकि क्रिस परिवार भविष्य में वैश्विक ताकतों को एकीकृत कर सके। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और सोमरलैंड की प्रतिष्ठा में मदद की। बॉन चुपचाप सहने के लिए मजबूर थे। क्या आप कह रहे हैं कि यह मेरी गलती है? बूढ़े आदमी, मुझे लगता है कि आप बहुत लंबे समय से सो रहे हैं और आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, साहिल ने उपहास किया। इस क्षण वह आग बबूला थे और उन्होंने अभी तक इसे बाहर नहीं निकाला था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बॉन के प्रति विनम्र नहीं होंगे। बॉन भी थोड़ा नाखुश थे जब उन्होंने सिल्वर फेस की बात सुनी। वे एक ही क्षेत्र में थे। इसके अलावा उन्होंने पहले ही माफी मांग ली थी, फिर भी सिल्वर फेस ने दुनिया भर के लोगों के सामने ये कहा। कितना अपमानजनक। सिल्वर फेस, मैंने आपसे पहले ही माफी मांग ली है और आपको पर्याप्त सम्मान दिया है। मुझे आशा है कि हम इस मामले को खत्म कर सकते हैं। आखिरकार हम पृथ्वी पर एकमात्र 2 पार्शियल सुपर गॉड हैं। हमें लड़ना बंद कर देना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। हमें मिलकर तबाही का विरोध करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप पूरी स्थिति पर ध्यान देंगे, मुझे सम्मान देंगे। जरूरत नहीं है। अगर मैं अभी भी पीक गॉड रैंक में होता तो सोमरलैंड का क्या होता? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जब आपने सोमरलैंड पर हमला किया तो हम पहले ही दुश्मन बन गए थे और सुलह की कोई संभावना नहीं है। जहां तक पूरी स्थिति की बात है, मेरी इतनी तारीफ मत करो। मैं इसे बिल्कुल नहीं मानूंगा, साहिल ने व्यंग्यात्मक रूप से कोसा। तुम सिल्वर फेस, सीमा पार मत करो। लड़ना जारी रखने से हम दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं होगा। अंत में दोनों पक्षों को नुकसान होगा। अब जब तबाही करीब है तो आपको यह विचार करना चाहिए कि क्या आप ऐसे परिणामों को बर्दाश्त कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए सबको मत मारो क्योंकि तुम अपना गुस्सा निकालना चाहते हो, बॉन ने गुस्से में कहा।
वह कुछ 100 साल के थे और सिल्वर फेस द्वारा गाली दी गई थी, जो स्पष्ट रूप से उनसे बहुत छोटे थे, दुनिया भर के अरबों लोगों के सामने। वह भविष्य में अपना चेहरा फिर से कैसे दिखाएंगे? हालांकि उन्होंने फिर भी खुद को रोकने की पूरी कोशिश की। लड़ाई जारी रखना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे अच्छा होता अगर वह सिल्वर फेस को बातों में मना पाते। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी इतनी तारीफ मत करो। क्या तुम बहरे हो? तुम बूढ़े आदमी, सोमरलैंड के खिलाफ कार्रवाई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं आज एक कदम भी देर से आता तो ओल्ड मास्टर स्टेफनी मर सकते थे। सोमरलैंड पर हमला करने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हो तो मैं तुम्हें नर्क भेज सकता हूँ। और जहां तक तबाही से निपटने की बात है, मैं तुम्हारे बिना इसे संभाल सकता हूं। साहिल ने दूसरे पक्ष को नजरअंदाज किया और कोसना जारी रखा। सिल्वर फेस, छोटे लाभों से असंतुष्ट मत हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो क्योंकि तुमने मुझ पर हमला किया और बढ़त हासिल कर ली? बॉन ने उदासी से कहा। साहिल ने उन्हें बार बार अपमानित किया और उन्हें गुस्सा आने लगा। सोने से पहले वह लगभग 200 साल तक जीवित रहे थे। इस दौरान किसी ने भी उन्हें इस तरह कोसने की हिम्मत नहीं की थी। अगर तुम नहीं डरते हो तो चलो लड़ना जारी रखते हैं। देखते हैं कि क्या मैं तुम्हें मार सकता हूं, तुम बूढ़े आदमी। साहिल ने कोसना खत्म करने के बाद सीधे बॉन पर धावा बोल दिया। उन्होंने बॉन को बात जारी रखने का मौका नहीं दिया। बॉन ये देखकर आग बबूला हो गए कि साहिल उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रहे थे। चूंकि वह साहिल को बातों में नहीं मना सके तो उन्हें बस लड़ना चाहिए। वह ये भी समझ गए थे कि समर्पण केवल सिल्वर फेस को और अधिक हिंसक बना देगा। वे सैकड़ों वर्षों तक सोए थे। अब ये लोग उस युग के दौरान बॉन के वर्चस्व के डर को भूल गए थे। पीक गॉड रैंक को पार करने वाले दो अद्वितीय शक्तिपुंजों के बीच की लड़ाई आसानी से देखने को नहीं मिलती थी। अब तक ये पहली थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।